कार्तिक ने जूही को भेजकर बस्ती के उन लोगों को बुलवाया था जिन्होंने अभी तक उस बिल्डर को अपनी जमीनें नहीं भेजी थी। वो सब लोग इस समय कार्तिक के सामने खड़े थे। उनमें से एक आदमी बोला, कार्तिक बेटा, हम लोग तो अब लड़ते लड़ते थक गए हैं। ऐसा लगता है कि वह बिल्डर हमारी जमीन हड़प जाएगा। तुम इतने पढ़े लिखे हो, शहर से आए हो, तुम ही बताओ अब इस समस्या का क्या हल है। हम लोगों के दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया है। भीड़ में से दूसरे आदमी ने गुस्से में कहा, ईश्वर करें, कुत्ते की मौत मरे वह बिल्डर और उसके सब साथी। हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। न जीने में छोड़ा है ना मरने में। पहले ही रोटी के लाले पड़े थे, अब तो सिर पर से छत भी जाने वाली है। हम अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। भीड़ में से कोई तीसरा बोला, कार्तिक बेटा, वो लालची सुअर हमको हमारे मकानों के लिए सिर्फ 5 लाख दे रहा था। इतने में तो 4 दीवारें भी नहीं खड़ी होती। हम कहाँ जाएंगे। तुम ही बताओ, 5 लाख में कोई मकान मिल सकता है क्या। पहले बेवकूफ बना रहा था कि बड़ी टाउनशिप में बड़ा प्लाट देगा। वह तो जॉनी भाई साहब ने हमारी आंखें खोली तो हमें पता चला कि वह हमें कैसे बेवकूफ बना रहा है। अब जब हमने कहा कि पेपर पर डील करो तो हमको बस 5 लाख थमा रहा है। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने उन्हें कहा, आप सब आराम से बैठिए। मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऑफर है, पर मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप लोग को सही लगे तभी आप मेरी ऑफर एक्सेप्ट कीजिएगा। वह सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि कार्तिक उन्हें ऐसी क्या ऑफर देने वाला है। कार्तिक ने उन्हें कहा, वो बिल्डर आपके मकान की कीमत 5 लाख लगा रहा है ना। मैं आप सबको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा। आप लोग अपने घर मेरे नाम कर दीजिए। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको अपने घर की कीमत ठीक नहीं लगती तो आप मना भी कर सकते हैं, और इस बात को फिर यही भूल जाएगा। सोचिएगा, मैंने कोई ऑफर दी ही नहीं। कार्तिक की ऑफर सुनकर वह सब लोग दंग रह गए। जिंदगी भर उस छोटी सी बस्ती के छोटे से मकान में रहने वाले, जिसकी कीमत हद से हद 20 लाख थी, कार्तिक उनको उनके मकानों के लिए 1 करोड़ दे रहा था। वो लोग तो 1 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट की गिनती करना भी नहीं जानते थे। उनमें से कोई कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सका। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो जो बुजुर्ग काका थे, जिनके अभी कार्तिक ने पैर छुए थे, सबसे पहले वही बोले, यह क्या कह रहे हो कार्तिक। तुम हर परिवार को 1 करोड़ रुपए दोगे। इतना पैसा कहाँ से लाओगे। और तुम भला इन लोगों को इतना रुपया क्यों दोगे। ऐसा करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। यकीनन 1 करोड़ रुपया कोई किसी को यूं ही तो नहीं दे देता। तुम हमसे क्या चाहते हो। कार्तिक ने उन्हें जवाब दिया, काका, मैं सिर्फ आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। वो बिल्डर आपको परेशान कर रहा है। आप लोगों के 20 लाख की कीमत के घर को महज 5 लाख देकर हथियाना चाहता है। आप लोग उससे डील नहीं कर सकोगे। इसलिए कह रहा हूं कि 1 करोड़ में अपने घर मुझे बेच दीजिए। उस बिल्डर से कैसे निपटना है, यह उसके बाद मैं खुद देख लूंगा। आप लोग अपना 1 करोड़ रुपया लीजिएगा और अपने मनपसंद घर खरीद कर वहां पर शिफ्ट कर जाए। काका को कार्तिक की बात बहुत अजीब लग रही थी। उन्होंने कार्तिक से पूछा, इस कमरे में हम 20 लोग हैं। तुम 20 करोड़ दोगे। कहां से आएगा इतना पैसा। काका की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुरा दिया। कार्तिक ने समर को आवाज दी। समर बड़े बड़े सूटकेस लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे लाइन लगाकर गार्ड्स सूटकेस लेकर कमरे में आए और सूटकेस रखकर बाहर चले गए। समर ने एक एक करके सारे सूटकेस खोले। वहां खड़े सब लोगों की आंखें हैरानी से फटकर बाहर आने जैसी हो गई। उन सब लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ 10-20 लाख रुपया भी नहीं देखा था, और इस समय उनके आगे 20 करोड़ रुपया कैश रखा था। उन बुजुर्ग काका ने अपने गले में अटके थूक को निगलते हुए कार्तिक से पूछा, यह इतना सारा पैसा अचानक से तुम कहां से लाए हो कार्तिक। दरअसल कार्तिक ने सारी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। जो प्लेन जॉनी पापा को लेने आया था, ये सारा कैश उसी प्लेन से कार्तिक ने मंगवाया था। उसने अंकल चौहान को पहले ही कह दिया था कि सिटी बैंक से 20 करोड़ कैश विथड्रॉ करके भेजना है। मानेर एक छोटा जिला है, यहां से इतना सारा कैश अरेंज नहीं हो पाता। समर की ड्यूटी कार्तिक ने एयरपोर्ट पर इसी कैश के लिए लगाई थी। कमरे में खड़े बाकी लोग भी बहुत हैरान थे। वो सब जानना चाहते थे कि कार्तिक इतना पैसा कहां से लाया। 6 साल पहले जब वो जॉनी पापा को मिला था तो बहुत खराब हालत में था, और बस 3 साल पहले ही तो यहाँ से यूनिवर्सिटी पढ़ने गया है।
3 साल के अंदर ऐसा क्या काम कर लिया कार्तिक ने, जो उसके पास इतना पैसा आ गया? कार्तिक ने उन सबको हैरान देखकर उनसे पूछा, आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? उन लोगों में से एक आदमी बोला, कार्तिक बेटा बात भरोसे की नहीं है। इतना सारा कैश किसी के पास कैसे हो सकता है भला? उद्धरण चिन्ह। एक दूसरा आदमी बोला, ऐसा तो नहीं कि ये जाली नोट हों, या फिर तुम कोई गलत काम करते हो। अभी तो तुम्हारी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई, आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? उद्धरण चिन्ह। कार्तिक में हताशा से अपने हाथ हवा में उठाते हुए कहा, ये जाली नोट नहीं है, अभी बैंक से निकाले गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि यह सब नकली है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सीधे बैंक से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। कार्तिक को गुस्से में देखकर वह बुजुर्ग काका बोले, कार्तिक बेटा गुस्सा करने की बजाय एक बार हमारी जगह खुद को रखकर सोचो। हमारे हालात पहले ही ठीक नहीं हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये तो तुमने सुना ही होगा। ये सब करने के पीछे तुम्हारा भी तो कोई मोटिव होगा। 20 लाख के घर के तुम पहले ही 1 करोड़ दे रहे हो। किस्तों में देते तब भी बात समझ में आती, सीधे 1 करोड़ कैश लेकर आ गए हो। कुल मिलाकर यह 20 करोड़ तो होगा ही। एक साथ 20 करोड़ तुम लाए कहाँ से? तुम आखिर हमसे चाहते क्या हो? उन बुजुर्ग काका के टोकने के बाद कार्तिक को भी समझ में आया कि उन लोगों के लिए उस पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। वह गरीब सीधे साधे लोग हैं। ना तो उन्होंने कभी इतना सारा पैसा देखा है, ना ही वह इतना कैश हैंडल कर पाएंगे। कार्तिक ने उस बुजुर्ग के पास बैठते हुए उनका हाथ पकड़ा और कहा, काका मैं कुछ नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे बुरे दिनों में आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं आप लोगों को इस तरह सफर करते हुए नहीं देख सकता। वह बिल्डर किस हद तक आप लोगों को टॉर्चर कर रहा है मुझे सब पता है। वो गुंडा आदमी है, मैं उसको उसी की भाषा में सबक सिखाऊंगा। आप लोगों उसे नहीं संभाल सकोगे। इसलिए मैं आप सबको ये पैसे दे रहा हूं कि आप लोग बीच में से हट जाएं। मुझे उससे डील करने दें। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। बस्ती के सारे लोग जॉनी पापा की बहुत इज्जत करते थे। खुद इतनी गरीबी में रहते हुए जॉनी पापा निस्वार्थ भाव से अनाथ बच्चों की मदद करते थे। महीने के आखिरी दिनों में कभी कभी ऐसा भी होता था कि जॉनी पापा के पास इन बच्चों को खिलाने पिलाने के पैसे नहीं होते थे। तब ये सब पड़ोसी उनकी मदद करते थे। थोड़ा थोड़ा खाना सब अपने घरों से भेज देते थे। कार्तिक ने उन्हें याद दिलाया कि किस तरह कार्तिक के बुरे दिनों में उन लोगों ने कार्तिक और बाकी बच्चों को खाना खिलाया है और कार्तिक अब उन लोगों की मदद करना चाहता है। कार्तिक की बात पर वह काका बोले, वो तो हम अपनी खुशी से करते आए हैं बेटा, अब तुमसे उस खाने की कीमत थोड़ी लेंगे। कार्तिक ने उन्हें कहा, काका बात कीमत की नहीं है, मुझे भी तो मौका दीजिए कि मैं आप सब लोगों के लिए कुछ कर सकूं। प्लीज आप लोग मेरी बात मान जाए। उन लोगों में से एक आदमी जिसकी उम्र 50 साल के आसपास थी, वो बोला, मान कैसे जाएं बेटा, यकीनन इतना पैसा तुमने बहुत मुश्किल से ही कमाया होगा। क्यों हम लोगों पर इस तरह लुटा रहे हो? हम लोगों की जरूरतें इतनी बड़ी नहीं है, हमें इतना पैसा नहीं चाहिए। बस्ती के लोग बहुत अच्छे थे, उनको पैसे का कोई लालच नहीं था। कार्तिक ने उनकी बात सुनकर कहा, अंकल यकीन कीजिए ये पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आशा दीदी की शादी भी तो करनी होगी आपने। आशा दीदी मुझे बचपन में ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं अक्सर उनको बहुत याद करता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर वो आदमी कुछ देर चुप हो गया, फिर कार्तिक से बोला, बिना दहेज के गरीब की बेटी की शादी कहाँ होती है? कार्तिक ने उन्हें कहा, अंकल आप ये पैसा ले लीजिए, जितने का मकान लेना है उतने का मकान लीजिए और बाकी से अपनी दूसरी जिम्मेदारियां पूरी कर लीजिएगा। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरी बात मान जाए। यकीन कीजिए ये पैसा किसी गलत काम से नहीं लाया हूं। उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग काका ने कहा, पर बेटा 1 करोड़ हम अपने छोटे से घरों में कहाँ रखेंगे? इतना कैश हम नहीं संभाल पाएंगे। कार्तिक ने कहा, अरे काका बस इतनी सी बात, मैं अभी ये सब पैसा आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा देता हूँ। कार्तिक ने मैगी की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप सब लोग अपनी अकाउंट डिटेल्स इन्हें नोट करा दीजिए। शाम तक पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आपकी मर्जी है आप जैसे खर्च करना चाहे। शाम तक मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स भी तैयार करवा लेता हूँ। इस बार कोई कुछ नहीं बोला। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, कोई आखिर कब तक मना करता। सब मान गए। सबके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ था।
गरीबी से जूझते जूझते सबके कंधे झुक चुके थे। 1 करोड़ से तो उन सब की जिंदगी बदल जाएगी। सब ने हाँ कर दी। शाम को मिलने का कहकर सब लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कार्तिक ने लंबी गहरी सांस ली। उन लोगों को कन्विंस करने में कार्तिक के पसीने छूट गए थे। उनके जाने के बाद जूही ने कहा, भाई आप बैठ जाए, थोड़ा पानी पी लीजिए। कब से इन लोगों के साथ माथा मार रहे थे। कैसे जिद्दी लोग हैं। मकान की कीमत से 5 गुना मिल रहा है फिर भी नखरे कर रहे थे। जूही ने तुनकते हुए कहा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जूही के हाथ से पानी की बोतल ली और एक सांस में सारी खाली कर दी। वह सच में उन लोगों को कन्विंस करने के चक्कर में थक गया था। पानी पीकर कार्तिक ने जूही से कहा, पूरी दुनिया का पानी एक तरफ और अपने घर का पानी एक तरफ। इस पानी को पीकर जो तृप्ति मिली है ना, कसम से बहन, 3 साल से लगता है जैसे प्यास ही नहीं बुझी थी। जूही ने पानी की एक और बोतल कार्तिक की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, एक बात बताओ भाई, आपने अपना सारा पैसा इन लोगों के मकान खरीदने में खर्च कर दिया ना? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, नहीं पागल, मैंने अपना सारा पैसा खर्च नहीं किया है। बल्कि जितना खर्च हुआ है वह तो मेरी दौलत में से एक बूंद भी नहीं है। जूही ने हैरानी से कार्तिक को देखते हुए पूछा, ऐसा कितना पैसा है आपके पास? सच बोलो, सब लुटा दिया ना? मुझे तो पता ही है, आपको अपनी परवाह कभी नहीं होती। बचपन में भी अपना खाना बाकी सब में बांट देते थे। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, कहा ना अभी बहुत पैसा है तेरे भाई के पास। और मैं कभी तेरे से झूठ बोलता हूँ क्या? जितना तू खर्च कर सकती है उससे बहुत ज्यादा है अपने पास अभी। इसलिए फालतू में दिमाग मत चला। जूही ने फिर कहा, अच्छा, ठीक है, पर आप 20 घरों का करोगे क्या? उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, उस बिल्डर को नाच नचाऊंगा जिसने जॉनी पापा को और तुझे परेशान किया। तू देखती जा आगे आगे क्या होता है। बल्कि मैं नहीं, तू मजा चखाना उसको। अभी कार्तिक ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि किसी ने घर के दरवाजे पर तेज लात मारी। दरवाजा धड़क से खुल गया। सामने कुछ आदमी खड़े थे। हटे कट्टे, लंबे चौड़े, काले बनियान पहने। सबके हाथों में अजीबोगरीब टैटू बने हुए थे। किसी के हाथ में लोहे की रॉड थी तो किसी के हाथ में चाकू। जिस भारी भरकम आदमी ने दरवाजे में लात मारी थी, वो दहाड़ता हुआ बोला, अबे सुना है शहर से कोई कुत्ता आया है, जो भौंक भौंक कर बस्ती वालों को भड़का रहा है। कौन है जिसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है? वो आदमी कुछ और बोलता, इतने में ही उसके मुंह पर एक तेज थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ इतना तेज था कि वह चकरा कर नीचे गिर गया। उसके पीछे खड़े उसके सारे आदमी हैरान रह गए। सब एक झटके में उसकी तरफ बढ़े और चिल्लाए, लाला भाई, आप ठीक हैं न? वह आदमी अपना गाल सहलाता हुआ जमीन पर पड़ा था। थप्पड़ इतना तेज था कि उसे दिन में तारे नजर आ गए। उसने अपने सिर को झटकते हुए आंखें खोलकर देखा कि उसे किसने थप्पड़ मारा है। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वह लड़की थी मैगी। मैगी ने सपाट लहजे में उसे कहा, अगली बार सोचकर जुबान खोलना। कुछ उल्टी बकवास की ना तो जुबान गले खींचकर हलक से अलग कर दूंगी। वह आदमी और उसके गुंडे आंखें फाड़े मैगी को देख रहे थे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि यह नाजुक सी दिखने वाली, दुबली पतली लड़की इतनी ताकतवर हो सकती है। अपने आदमियों के सामने अपनी इतनी बेइज्जती होती देख उस लाला भाई के बाकी नहीं रही। वह एकदम से उछलकर खड़ा हुआ और मैगी को बोला, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता मैं, वरना अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। उस आदमी की बात पर कार्तिक हंस पड़ा और आगे बढ़ता हुआ बोला, लड़कों पर तो हाथ उठाता है ना तू, आ जरा मुझे हाथ लगा कर दिखा। कार्तिक के ऐसा बोलते ही उस लाला भाई ने कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अच्छा तो तुम हो उस जॉनी के पाले हुए पिल्ले। शहर जाकर बड़ा दम आ गया है, चुटकी में मसल दूंगा तुझे तो साले। इस बार भी उस आदमी की बात पूरी नहीं हुई थी कि समर ने उसकी ठोड़ी के नीचे इतना तेज पंच मारा कि उसके 2 दांत बाहर गिर गए। पर इस बार वह आदमी पहले से तैयार था। बिजली की तेजी से उसके हाथ में चाकू चमका, और इससे पहले ही कोई कुछ समझ पाता वो वार कर चुका था। कार्तिक ने बस्ती के लोगों को समझा दिया था कि वह अपनी प्रॉपर्टी कार्तिक के नाम कर दें। उनको अपनी प्रॉपर्टी के 5 गुना दाम मिल रहे थे तो वो लोग भी खुशी खुशी राजी होकर वहां से चले गए। कार्तिक और जूही आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, जब उस बिल्डर के भेजे हुए गुंडों ने घर पर हमला कर दिया।
उन गुंडों के लीडर ने कार्तिक को गाली देनी शुरू की तो मैगी ने उसे थप्पड़ मारा। उसके बाद भी जब वो बदतमीजी करने लगा तो समर ने उसको एक घूंसा जड़ दिया। जब समर ने उसे पंच मारा तब उस आदमी ने फुर्ती से चाकू निकाला और समर पर वार किया। पर समर ट्रेंड फाइटर था। उसने उतनी ही तेजी से उस वार को रोका और उस आदमी को पीछे धक्का दे दिया। इस सब लड़ाई झगड़े से सारे बच्चे डर गए। कुछ छोटे बच्चे तो सहम कर रोने भी लगे। जूही भी डरते हुए कार्तिक के पीछे हो गई और कार्तिक से बोली, भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने जॉनी पापा और डमरू भैया को मारा था। इस आदमी ने मुझे भी उस दिन रास्ते में रोककर। कहते कहते जूही चुप हो गई। जूही की बात सुनते ही कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। गुस्से में उसकी मुट्ठियां भिंच गई और माथे की त्योरियां चढ़ गई। वह तेजी से जूही की तरफ पलटा और बोला, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने कोशिश की। जूही ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कार्तिक ने जूही को कहा, बच्चों को लेकर अंदर जाओ। जूही ने डरते हुए बोला, भाई ये लोग बहुत खतरनाक है। इनके पास तो हथियार भी है। आप कैसे हैं इन सबको? कार्तिक ने जूही के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुझे बोला ना, तू बच्चों को लेकर अंदर जा। मेरी फिक्र मत कर। आज मैं इसको दिखाऊंगा कि मेरे घर वालों को हाथ लगाकर इसने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। समर ने जब उस आदमी को पंच मारा तब उस आदमी के बाकी लोगों ने भी अपने हाथों में हथियार संभाल लिए। जिसको अभी समर ने धक्का दिया था उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कार्तिक को ललकारते हुए कहा, ये जो 4 नमूनों को लेकर तू खड़ा है, तुझे लगता है कि तू इनके बल पर हमारा मुकाबला कर लेगा? कार्तिक ने उसे कहा, और तुझे लगता है कि अपने इन 10 आदमियों के बल पर तू मुझसे बच जाएगा? पलट कर देख पीछे। उस आदमी ने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाहर खड़ी बाकी कारों में कार्तिक के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे अब सब निकलकर पीछे खड़े हो चुके थे। उनको देखकर उस आदमी के भी होश फाख्ता हो गया। वह समझ गया था कि इस बार उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। पर अपने आदमियों के सामने वह कमजोर नहीं देखना चाहता था। उसने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, इतने आदमियों के साथ तो कोई गीदड़ भी शेर बन लेगा। आज तो तुझे छोड़ रहा हूं। पर अगर तूने बस्ती वालों को भड़काया और इस बिल्डिंग को खाली नहीं किया तो मारकर यही गाड़ दूंगा तुझे। कार्तिक उसे कुछ जवाब देता इससे पहले ही मैगी ने उस आदमी को खींचा के थप्पड़ मारा। फिर लगातार 3-4 थप्पड़ मारती चली गई। एक एक चांटा इतना जबरदस्त था कि उस आदमी का गाल पूरा सूज गया। होंठ फट गया। नाक से खून बहने लगा। उस आदमी की पिटाई देखकर उसके बाकी गुंडों को कुछ पल के लिए तो सांप सूंघ गया। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। वो आदमी नीचे पड़ा बुरी तरह कराह रहा था। मैगी ने उसे कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जबान संभाल कर बोलना। उसके बावजूद तू बाज नहीं आया। अपने चमचों के आगे एक लड़की से पीटकर वह आदमी बौखला गया। वो गुस्से में मैगी के ऊपर चिल्लाता हुआ बोला, ए लड़की तू कुछ ज्यादा ही उछल कूद मचा रही है। मैंने सोचा कि लड़की पर हाथ ना उठाऊं पर अब तू जिंदा नहीं बचेगी। फिर उसने कार्तिक को देखकर कहा, तू 10 लोगों के लिए अपने 50 आदमी बुलाकर खड़ा है और 30 मारखा बन रहा है। ये लड़की भी इन्हीं के बल पर इतना उछल रही है ना? कार्तिक ने उसे कहा, तुम लोगों के लिए मेरे ये 4 दोस्त ही बहुत है। उन 50 आदमियों की तो जरूरत ही नहीं है। कार्तिक ने हिना को इशारा किया। हिना ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। कार्तिक ने उस आदमी को बोला, अब तुम 10 हो और मेरे 4। अब दिखाओ तुम लोगों में कितना दम है। उस आदमी ने कहा, ये तूने समझदारी नहीं की। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कार्तिक ने उसे जवाब दिया, जिंदा तो तू यहां से नहीं जाने वाला। जॉनी पापा पर हाथ उठाकर और मेरी बहन के साथ बदतमीजी करके इस दुनिया में कोई जिंदा रह नहीं सकता। तो तू कैसे रह जाएगा? तेरे तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। ये कहते हुए कार्तिक की आंखें बहुत हिंसक हो रही थी। कार्तिक की आंखों में खून उतरा देखकर एक बार तो वह आदमी भी घबरा गया। पर उसने पूरी जिंदगी इसी खून खराबे की गंदगी में गुजारी थी। इतनी जल्दी भला कैसे हार मानता? उसने पलटकर कार्तिक को कहा, तेरी बहन क्या, आज तो ये जंगली बिल्ली, जो इतना फुदक रही है, इसे भी उठाकर यहां से लेकर जाऊंगा। बढ़िया रात गुजरेगी मेरी और मेरे आदमियों की। वो आदमी जानबूझकर मैगी को प्रोवोक कर रहा था। मैगी को गुस्सा दिलाने के लिए ही उसने ये बात कही थी। इतना पीटकर भी उसको चैन नहीं था। उसकी घटिया बात सुनकर मैगी उसकी तरफ बढ़ी पर समर ने मैगी को रोकते हुए कहा, तुम क्यों अपने हाथ गंदे करती हो?
इस सुअर को मुझ पर छोड़ दो। आज तो इसकी हड्डियों का चूरमा ना बनाया ना, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। समर के ऐसा कहने पर मैगी भी पीछे हटकर कार्तिक के पास जाकर खड़ी हो गई। वह समझ गई थी कि समर को अभी तक अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिला है। उसको कुलबचलाहट हो रही है कि वह भी बाकी सब की तरह खुद को प्रूव करे। समर एक ट्रेन्ड बॉक्सर था। जब से उसने कार्तिक को ज्वाइन किया था उसे मौका ही नहीं मिला था कि वह अपनी बहादुरी दिखा सके। पर आज उसके लिए सही मौका था। उसने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, हाँ तो बताए कार्तिक सर, इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए। कार्तिक ने उसकी फिल्मी अदा पर हंसते हुए कहा, मार दिया जाए। छोड़ा तो बिल्कुल ना जाए। हाथ पैर तोड़ दो तबीयत से इनके, ताकि अगली बार किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने के लायक ही ना रहें। कार्तिक के ये बोलते समर को तो जैसे जोश आ गया। सलमान खान स्टाइल में उसने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी शर्ट फाड़ी और अपनी मसल्स फ्लांट करने लगा। उसके 8 पैक एब्स वाली बॉडी देखकर एक पल वहां पर सब दंग रह गए। हमेशा संजीदा रहने वाली मैगी भी उसका फिल्मी अंदाज देखकर मुस्कुरा दी। समर ने जब मैगी को मुस्कुराते देखा तब उसको अलग ही फितूर चढ़ गया। उसने उस गुंडे और उसके आदमियों की तरफ देखकर कहा, आओ आओ सुअर के बच्चों, आज तुम सबकी तबीयत से बैंड बजाता हूँ। लड़कियों उठाने का बहुत चस्का चढ़ा है। ऐसी हालत करूंगा कि ना लड़कों में रहोगे ना लड़कियों में। उस गुंडे ने भी समर को चैलेंज करते हुए बोला, इतनी सी उम्र में इतनी शेखी बघारना अच्छी बात नहीं है लड़के। तेरे जैसे कितनों को मार के मैं तो गिनती भी भूल चुका हूँ। कहकर उस आदमी ने अपने गुंडों को इशारा किया। उनमें से एक लड़का तेजी से आगे बढ़ा। उसने लोहे की रॉड समर के सीने पर जोर से मारी। समर सीना ऐसे झाड़ने लगा जैसे कोई धूल गिर गई हो। फिर हंसते हुए बोला, अबे क्या गुदगुदी कर रहे हैं, इस सब से मुझे कुछ नहीं होता। उस लड़के ने समर को हैरानी से देखा। कोई दूसरा होता तो लोहे की रॉड इतनी जोर से पड़ने पर उसकी हड्डियां चटक गई होती। पर समर तो ऐसे खड़ा था जैसे उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। इस बार उन लोगों ने एक साथ समर पर हमला बोल दिया। अगले कुछ मिनट तक धूमधाम धड़ाम हाय यही आवाजें आती रही। 5 मिनट में उस आदमी सहित उसके सारे गुंडे जमीन पर अपने हाथ पैर पकड़े हाय राम हाय माँ कर रहे थे। उनकी धुनाई करके समर ने अपने हाथों को झाड़ते हुए प्राउड फीलिंग के साथ मैगी की तरफ देखा। मैगी ने छोटी उंगली और अंगूठे से हवा में वाव का सिंबल बनाया। समर तो जैसे सातवें आसमान पर उड़ने लगा। जब से वो इस टीम में आया था मैगी से बहुत इम्प्रेस था। उसे आज पहली बार मौका मिला था कि वह दिखा सके कि वह भी कितना गजब फाइटर है। इतना पीटने के बाद उन गुंडों के बॉस ने गुस्से में अपनी जेब से गन निकाल ली। समर का ध्यान मैगी की तरफ देखकर उसने गन पॉइंट ब्लैंक पर समर की कनपटी पर टारगेट किया। वो ट्रिगर दबाता उससे पहले ही समर ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ कलाई से पकड़ा और झटके से मरोड़ दिया। गन उस गुंडे के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। समर ने उसका हाथ इतनी फोर्स के साथ मरोड़ा कि उसकी कंधे की हड्डी चटक गई। उस आदमी की चीखें आसमान छूने लगी। समर में उसके घुटने पर खींचा के लात मारी। वह घुटने के बल नीचे गिर गया। कार्तिक ने पहले ही समर को ऑर्डर दिया था कि उस गुंडे के हाथ पैर तोड़ दो। समर ने यह भी सुन लिया था कि उस आदमी ने कार्तिक की बहन जूही के साथ बदतमीजी की है। समर खुद भी उसूलों का बहुत पक्का था। कोई शख्स किसी लड़की को परेशान करे, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने एक एक करके उस आदमी की हड्डियां तोड़नी शुरू की। पहले एक हाथ तोड़ा था, फिर दूसरा भी तोड़ दिया। फिर उसके घुटने को इस तरह मरोड़ा कि उसका पैर भी लटक गया। वह आदमी चीखें मार मार कर पागल हुआ जा रहा था। उसके साथ के गुंडे सब बुरी तरह से डर चुके थे। उन सब ने किसी तरह से उठकर बाहर भागने की कोशिश की, पर हिना ने तो दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था। उन सबको दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर हिना ने कहा, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए भाई लोगों, अभी तो तुम्हारा जश्न होना बाकी है। उन गुंडों को लगा हिना जैसी औरत भला उन्हें कहाँ रोक पाएगी। एक लड़के ने हिना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चल हट रास्ते से, तू हमें रोकेगी। हिना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, अभी भी जुबान बाकी है तुम्हारे मुंह में। और उसके बाद जो हुआ वह तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि हिना तो समर से भी 4 हाथ आगे है। आफ्टर ऑल हिना एक ट्रेन्ड ब्लैक कैट कमांडो थी। जब हिना के हाथ पैर चले तो उस आदमी के उन गुंडों के हाथ पैर चटक फटक कर टूटने शुरू हो गए। उस कमरे में कोहराम मच गया।
हिना का नाम ऐसे ही मौत की देवी नहीं पड़ा हुआ था। कुछ मिनटों में उन गुंडों की हालत ऐसी थी कि महीनों वो बिस्तर से नहीं उठने वाले थे। उन सब गुंडों के हौसले अब बुरी तरह पस्त हो चुके थे। सब चीख पुकार करते हुए माफी मांगने लगे। उन सब का बॉस भी जमीन पर पड़ा हाथ जोड़ता हुआ कार्तिक से बोला, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा से तुम्हारी क्या किसी की बहन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। मैं इस बस्ती की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखूंगा। मुझे इस बार माफ कर दो। प्लीज हम सबको जाने दो। कार्तिक ने बोन चिलिंग टोन में उसे वार्निंग दी, मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने वाले की मैं आंखें फोड़ देता हूँ। क्या सोचा था, मेरे पिता पर हाथ उठाओगे, भाई को मारोगे, बहन के साथ बदतमीजी करोगे और जिंदा बच जाओगे? ये तो नहीं हो सकता। इतनी दया करना मैंने नहीं सीखा। इतनी दया करना तो मेरे खून में ही नहीं है। मैं चाहूं भी तो नहीं कर पाऊंगा। अब वह सारे गुंडे बुरी तरह से डर चुके थे। सब के सब एक साथ कार्तिक से माफी मांगने लगे। वो आदमी जो उन गुंडों का बॉस था बुरी तरह रोने लगा। वो कार्तिक के आगे गिड़गिड़ाता हुआ बोला, हमें माफ कर दो। हमने तो वही किया जो उस बिल्डर ने हमसे कराया। जिंदगी में हम अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। इस बार हमारी जान बख्श दो। कार्तिक ने उसे एक लात मारते हुए कहा, ऐसे कैसे बख्श दूं तुझको? अपनी बहन से वादा किया है और एक अच्छा भाई अपनी बहन से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ता। कार्तिक ने उसके बाद समर को आंखों से कुछ इशारा किया। समर ने हाँ में सिर हिलाया और उस गुंडे को गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। हिना ने भी बाकी गुंडों को उठाकर बाहर फेंकना शुरू किया। सरप्राइजिंगली एंथनी आज आराम से बैठा था। मैगी ने एंथनी से कहा, क्यों बड़े भाई, आज आपका लड़ने का मूड नहीं है क्या? एंथनी हंसते हुए बोला, अरे ये हमारा लड़का समर इतना जबरदस्त फाइटर है। इसके होते हुए मुझे हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत है? उसकी बात पर मैगी मुस्कुरा दी। इतने में ही अंदर से जूही चहकती हुई आई और कार्तिक से बोली, भाई आपने तो कमाल कर दिया। उन गुंडों की तो बैंड बजा दी। अब तो इन लोगों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि यह हमारी बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी देखें। कार्तिक ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए पूछा, अब तो तू खुश है ना? जूही ने चहकते हुए कहा, हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि बाहर आकर इन लोगों को 2-4 लात घूंसे मैं भी लगा दूं। पर फिर डर लगा कि आप डांटोगे कि तुझे बोला था अंदर रहना। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो मुझसे गलती हो गई। सच में तुझे बाहर बुला लेना चाहिए था। मुझे तो पता है मेरी बहन शेरनी है। जूही ने तपाक से कहा, वही तो। आपने ही मुझे अंदर रहने को बोल दिया। वरना मैं किसी से कम थोड़ी हूं। इन सब का मुंह तोड़ देती आज। जूही की प्यारी बातों पर कार्तिक हंस दिया। दरअसल जूही उस बस्ती में अकेले इतने सालों से आना जाना करती थी। ऐसा नहीं है कि उसको पहले लड़कों ने छोड़ा नहीं था या वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। बस्ती के बदतमीज हमउम्र लड़कों से तो वो भिड़ जाती थी। पर इस बार जिस तरह इन गुंडों ने जॉनी पापा और डमरू को मारा था वो भी सहम गई थी। अब जब उसने कार्तिक को उन लोगों को धूल चटाते देखा तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। कार्तिक जानता था कि जूही कोई छुई मुई नहीं है, पर ऐसे हालातों में तो कोई भी लड़की डर ही जाती है। समर अभी उस आदमी को लेकर घर के बाहर निकला ही था कि बाहर से गोलियां चलने की आवाज आई। सब बुरी तरह चौंक गए। कार्तिक के इशारे पर समर उस गुंडे को घसीटता हुआ घर के बाहर ले गया था। हिना ने उसके आदमियों को भी वहां से बाहर निकाल दिया था। कार्तिक और जूही उनकी इस हालत पर हंसते हुए बात ही रहे थे। तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाज आई। सब बाहर की तरफ भागे कि अचानक क्या हुआ। बाहर समर खून से लथपथ दिखाई दिया। कार्तिक सहित सबके चेहरे का रंग उड़ गया। सब एक साथ समर की तरफ भागे। समर ने उन सबको ऐसे घबराया देख फौरन कहा, अरे अरे, आप लोग डरो नहीं। मेरे कपड़ों पर ये इस गुंडे का खून है, मेरा नहीं। मैं इसे जैसे ही बाहर लेकर आया पता नहीं कहां से एक के बाद एक 3 गोलियां चली। एक इसके सिर पर लगी है और 2 छाती पर। मेरे कुछ सोचने समझने से पहले ही इसकी मौत हो गई। कार्तिक ने हैरान होकर कहा, पर गोली किसने चलाई? समर ने कार्तिक को जवाब दिया, पता नहीं। मुझे ऐसा लगा सामने के घरों में से ही कोई गोली चला रहा है। कार्तिक ने नजर उठाकर सामने देखा। वो बस्ती बहुत कंजेस्टेड थी। छोटे छोटे एक दूसरे पर चढ़ते हुए घर बने हुए थे। हर तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां थी। उनमें से
कहाँ से गोली चली होगी, ये समझ पाना नामुमकिन था। कार्तिक ने हिना से पूछा, पर इसे को ऐसे कोई क्यों मारना चाहेगा? हिना ने कार्तिक को बोला, हो सकता है इसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो इसके बॉस लोग नहीं चाहते कि हम तक पहुंचे। कार्तिक ने हिना को बोला, पर ऐसा हमें ये क्या बता सकता था जो हम पहले से नहीं जानते? हिना ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता लगाना पड़ेगा, पर कुछ तो बात जरूर होगी। कार्तिक ने उस गुंडे के आदमियों की तरफ देखा, जिनको अभी भी उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ रखा था। कार्तिक ने उन लोगों से पूछा, तुम लोगों के बॉस का बॉस वो बिल्डर मेहरा ही है या तुम लोग किसी और के लिए भी काम करते हो? उनमें से एक ने दर्द से रोते हुए कार्तिक को कहा, हम सब तो लाला भाई के लिए ही काम करते थे। अब इनके ऊपर कौन है हम नहीं जानते। हम सब छोटी मोटी चोरी चकारी और मारपिटाई का काम करते हैं। जब कभी लाला भाई को हमारी जरूरत होती थी वह हमें बुला लेते थे। हम इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते। उस लड़के की डरी हुई हालत देखकर कार्तिक समझ गया कि वह लोग सच में कुछ नहीं जानते। उनको पकड़ के रखने का कोई फायदा नहीं, पहले ही उनकी बहुत पिटाई हो चुकी है। कार्तिक ने समर से कहा, जाने दो इन लोगों को, ये हमारे किसी काम के नहीं। समर ने बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। सिक्योरिटी गार्ड्स के छोड़ते ही उस गुंडे के आदमी वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे भूत पड़ गए हों। उन लोगों के जाने के बाद कार्तिक ने उस गुंडे की लाश की तरफ देखा और एंथनी को कहा, यहाँ के एसएचओ से कांटेक्ट करो। जरूरत पड़े तो चौहान अंकल से भी बात करो और इस मामले को रफा दफा करो। कार्तिक के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने समर को उस आदमी का मर्डर करने के लिए नहीं कहा था। उसने समर को यही इशारा किया था कि इसे यहाँ से ले जाकर इसकी वो हालत करो कि जिंदगी भर यह किसी का बुरा करना तो दूर सोच भी ना सके। कार्तिक को ध्यान था कि घर में छोटे बच्चे हैं। उस आदमी की ज्यादा चीख पुकार सुनना उन बच्चों पर अच्छा असर नहीं डालेगा। इसलिए ही कार्तिक ने समर को इशारा किया था कि वह बाहर ले जाकर उसकी पिटाई करे। पर बाहर निकलते ही उसका इस तरह मर्डर कर दिया जाएगा इसका कार्तिक को कोई अंदाजा नहीं था। कार्तिक ने पलट के देखा तो जूही पीछे खड़ी डर से कांप रही थी। कार्तिक ने एंथनी को इशारा किया कि वो सब संभाल ले। कार्तिक जूही को लेकर घर के अंदर आ गया। कार्तिक ने जूही से पूछा, बच्चे कहाँ है? जूही ने कार्तिक को बताया, बच्चे अंदर है भाई, उन्होंने कुछ नहीं देखा। जूही को अपसेट देखकर मैगी ने उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहा, अच्छा जूही, अभी तुम थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? अगर कार्तिक सर तुमको अंदर रहने को नहीं कहते तो तुम इन लोगों का मुंह तोड़ देती। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी ब्रेव लड़की हो। जूही ने मैगी को देखकर कहा, ब्रेव तो आप हैं दीदी। आपकी फाइटिंग देखकर मैं तो हैरान रह गई। कैसे आपने 2 मिनट के अंदर ही उन सबको धूल चटा दी। काश मैं भी आपकी तरह फाइटिंग कर पाती। मैगी ने जूही को एनकरेज करते हुए कहा, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें ट्रेंड कर दूंगी, फिर तुम भी गुंडों को ऐसे ही धूल चटा सकोगी। जूही हैरानी से खुश होते हुए बोली, क्या मैं ये सब सीख सकती हूँ दीदी? मैगी ने जूही को कहा, हाँ क्यों नहीं, यह कोई मुश्किल काम थोड़ी है। बस थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ी विल पावर और सही ट्रेनिंग तुमको भी मेरी तरह स्ट्रांग बना देगी। मैगी की बात सुनकर जूही तो जैसे बाकी सब कुछ भूल गई। वो एकदम से मैगी के पास आकर बोली, तो ठीक है, फिर आज से आप मेरी टीचर और मैं आपकी स्टूडेंट। आप जो भी कहोगी मैं वो सब करूंगी। मैगी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अभी तुम्हारा 12th है ना, तुम एक बार अच्छे से अपने एग्जाम्स दे दो, उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जूही ने मुंह लटकाते हुए कहा, मैं समझ गई, अब आप मुझे टाल रही हो। मैगी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कल से ही शुरू करते हैं। कार्तिक जूही और मैगी की बातों पर मुस्कुरा रहा था। कार्तिक समझ गया था कि मैगी यह सब जूही का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। कार्तिक ने इशारे से मैगी को थैंक यू कहा। मैगी भी मुस्कुरा दी। कार्तिक ने देखा, सब छोटे बच्चे अंदर दरवाजे में से बाहर झांक रहे हैं। कार्तिक ने उनको आवाज मारते हुए कहा, बच्चा पार्टी, शाम को बाहर घूमने चलोगे? बच्चों के कुछ बोलने से पहले ही जूही ने कहा, शाम तो पहले ही हो चुकी है भाई, अब तो रात के खाने का समय है। आप रुकिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। कार्तिक ने कहा, अरे कुछ तैयारी नहीं करनी, आज हम सब लोग बाहर खाना खाएंगे।
कार्तिक की बात सुनते ही सारे बच्चे उछलते कूदते बाहर आ गए और कार्तिक को घेर लिया। एक बच्चा तुतलाता हुआ बोला, बाहर होटल में ताना ताने दाएंगे। कार्तिक ने उसे प्यार से गोद में उठाते हुए कहा, हाँ, वो भी बहुत बड़े होटल में। हम सब मिलकर आज पार्टी करेंगे। एक दूसरे बच्चे ने उत्सुकता से पूछा, बड़े होटल? जैसी फिल्मों में दिखाते हैं, वैसे वाले होटल जाएंगे हम? कार्तिक को उस बच्चे पर बहुत प्यार आया। कार्तिक ने उसे कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे वाले ही। सब बच्चे खुशी से चहकने लगे। कार्तिक ने जूही को कहा, जाओ, अब सब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर पार्टी करन चलते हैं। कार्तिक को वो डर का माहौल बदलना था। उस गुंडे की मौत के बाद सब कुछ बहुत तनाव भरा हो गया था। एंथनी का फोन कार्तिक को आ गया था कि एसएचओ से बात हो गई है। सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। एसएचओ का कहना है कि इस गुंडे की बहुत लोगों से दुश्मनी थी। हो सकता है उनमें से किसी ने मौके का फायदा उठाकर उस पर गोली चलाई हो। कार्तिक इस समय सब कुछ भूलकर बस बच्चों और जूही को खुशी देना चाहता था। थोड़ी देर बाद कार्तिक, जूही, बच्चे और कार्तिक की पूरी टीम पटना की तरफ जा रही थी। जूही ने टोका भी, भाई इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? कार्तिक ने कहा, आज 5 स्टार होटल चलेंगे। छोटे मोटे में नहीं लेकर जाएगा तुम्हारा भाई तुमको। आज तो रॉयल ट्रीट होनी चाहिए। वह सब बच्चे इतनी बड़ी गाड़ियों में तो क्या, किसी भी गाड़ी में पहली बार बैठे थे। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। गाड़ी के अंदर बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। जहां से भी गाड़ी निकलती आसपास वाले भी हैरानी से देखने लगते। उन गाड़ियों के अंदर माहौल बिल्कुल ऐसा था जैसे छोटे बच्चों की स्कूल बस पिकनिक पर जा रही हो। बच्चों को इतना खुश देखकर कार्तिक एक बार फिर से पुरानी यादों में डूब गया। उसे याद आया कैसे उसकी माँ उसे हर पिकनिक के लिए बड़े चाव से तैयार करती थी। वह भी उस समय अपने दोस्तों के साथ कितना खुश हुआ करता था। फिर अचानक उसकी माँ की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। उसके पिता की क्रूरता ने उसे सड़कों पर फेंक दिया। कितने महीने उसने भूख प्यास से तड़पते हुए गुजारे। कितनी बार ऐसा होता था कि खाने को कुछ नहीं मिलता था और वह म्युनिसिपैलिटी के नल से पानी पीकर अपना पेट पकड़कर सो जाता था। कार्तिक को आज भी याद है वह दिन जब जॉनी पापा उसे उन गुंडों से बचाकर घर लाए थे। तब उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी थी। उस वक्त जॉनी पापा ने उसके लिए स्पेशली टमाटर का सूप बनाया था। उस समय वह टमाटर का सूप उसके लिए दुनिया की सबसे टेस्टी डिश था। उसका स्वाद कार्तिक को आज भी याद था। बच्चों की खुशी देखकर कार्तिक को वही दिन याद आ रहे थे। कार्तिक ने बच्चों से पूछा, हाँ तो बच्चा पार्टी, सबने डिसाइड कर लिया किसने क्या क्या खाना है? एक बच्चा बोला, बर्गर, दूसरे ने कहा पिज्जा, तीसरे ने कहा नूडल खाने हैं मुझे। पर यह सब तो बहुत महंगा हो जाएगा ना? कार्तिक ने उस बच्चे को प्यार करते हुए कहा, अरे नहीं रे, ये सब तो कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारी चीजें खाएंगे। बर्गर, पिज्जा, नूडल के अलावा केक, पेस्ट्रीज, मोमोज, गुलाब जामुन। ऐसा करेंगे, जितना कुछ भी उस होटल में होगा, थोड़ा थोड़ा सा सब ऑर्डर कर लेंगे। बच्चों ने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखकर पूछा, आप होटल का सारा खाना मंगा लो? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने कहा, हाँ बिल्कुल, आज बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। कार्तिक ने ड्राइवर को बोल दिया था कि पटना में एंट्री करने के बाद जो पहला 5 स्टार आएगा, वहीं गाड़ी रोक देना। जब ड्राइवर ने होटल के आगे गाड़ी रोकी तो सारे बच्चे और जूही उस बड़े से होटल को आंखें फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने तो अपनी लाइफ में इतने बड़े होटल में जाने का सपना तक नहीं देखा था। जूही ने कार्तिक से पूछा, भाई हम इस होटल में खाना खाने जाएंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये तो बहुत बड़ा होटल है। वो गार्ड हमको अंदर ही नहीं जाने देगा। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे भाई के पास अब इतना पैसा है कि तुम इसमें क्या, दुनिया के किसी भी होटल में जा सकती हो। और किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें रोक दे। सब बच्चे कार्तिक के साथ खुशी खुशी उस 5 स्टार होटल की तरफ चल दिए। होटल के दरबार ने बच्चों को हैरानी से देखा, पर कार्तिक और उसके साथ आए बॉडीगार्ड्स को देखकर उसकी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। अंदर भी लॉबी एरिया में सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे। सब सोच रहे थे, इतने बड़े 5 स्टार में ऐसे लोग कहां से आ गए हैं। पर कार्तिक के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज थी, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा था। होटल में बने रेस्टोरेंट में जब कार्तिक और बच्चे पहुंचे तो कार्तिक ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर रुकने को कहा। कार्तिक बच्चों को लेकर रेस्तरां के अंदर गया।
वो सब अभी कुर्सियों पर ठीक से बैठे भी नहीं थे कि साथ वाली टेबल पर बैठा एक आदमी बोला, इस होटल का स्टैंडर्ड इतना कैसे गिर गया। कोई भी भिखारी यहाँ खाना खाने चला आता है और ये लोग रोकते तक नहीं है। उन सब बच्चों के कपड़े फटे पुराने थे। उस आदमी ने उनको देखकर बुरा सा मुंह बनाया। उसके साथ बैठे लोगों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उसके साथ बैठी लेडी ने इतराते हुए कहा, आप मैनेजर को बुलाकर कंप्लेंट करो। ऐसे लोग हमारे पास बैठेंगे तो मैं खाना नहीं खा सकूंगी, मुझे तो वोमिट हो जाएगा। जूही और बच्चों को तो आदत थी। अक्सर लोग उनको भिखारियों की तरह ही ट्रीट करते थे। जूही ने शर्म से सिर झुका लिया। बच्चे भी सहम गए कि उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। कार्तिक कुछ कहता, इससे पहले ही हिना उस आदमी की बढ़ती हुई गुस्से में बरस पड़ी, भिखारी किसको बोल रहे हो? अपनी औकात में रहो। तुमको पता भी है किसके बारे में बकवास कर रहे हो? हिना अभी उस आदमी के पास पहुंची भी नहीं थी कि अचानक से 7-8 बॉडी बिल्डर टाइप लोग उस आदमी के आसपास आकर खड़े हो गए। वह उस आदमी के बॉडीगार्ड्स थे। हिना के चेहरे पर उनको देखकर स्माइल आ गई। कार्तिक समझ गया कि अगले पल क्या होने वाला है। कार्तिक फौरन उठकर हिना के पास आया। उसे पता था अगर उसने हिना को नहीं रोका तो कुछ ही देर में ये सारे लोग नीचे पड़े हुए हाय हाय कर रहे होंगे। हिना बहुत शॉर्ट टेम्पर थी। वो एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। कार्तिक ने हिना के पास आकर धीरे से कहा, जाने दो हिना। यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो। आज पहले ही बहुत खून खराबा हो चुका है। बच्चे डरे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि अब और बखेड़ा खड़ा हो। बच्चे बहुत मन से यहाँ पर खाना खाने आए हैं। बकवास पर ध्यान मत दो। आओ बैठो हमारे साथ। हिना ने कार्तिक की बात पर हाँ में सिर हिलाया और पीछे हट गई। कार्तिक पलटा ही था कि वो आदमी पीछे से मजाक उड़ाता हुआ बोला, खाना खाने आए हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम भिखारियों की इतनी औकात है कि इतने बड़े होटल में खाना खाओगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा करो, बाहर निकलकर इंतजार करो। हम लोगों की जो भी झूठन बचेगी, मैं पैक करवा कर तुम लोगों को बाहर दे दूंगा। इस बार तो कार्तिक भी अपना गुस्सा नहीं रोक सका। कार्तिक ने पलटकर उसको कहा, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की, तो जिन दांतों से खा रहे हो ना, वो सारे दांत टूटकर तुम्हारी खाने की प्लेट में पड़े होंगे। उस आदमी ने अकड़कर जवाब दिया, क्या बात है लड़के? बड़ी लंबी जबान है तेरे मुंह में तो। मेरे दांत तोड़ेगा तू? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुझको अंदाजा भी है किससे बात कर रहा है? इस पूरे शहर में किसी में इतना दम नहीं है कि भगवान दास मेहरा के सामने आंख भी उठा सके। और तू मेरे सामने जुबान चला रहा है। जैसे ही उस आदमी ने अपना नाम बताया, कार्तिक के एक्सप्रेशन बदल गए। कार्तिक को मुस्कुराता देखकर वह आदमी भी हैरान हो गया। उसने कार्तिक को कहा, क्या हुआ बच्चे? डर के मारे दिमाग चल गया है? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अपनी किस्मत पर हैरान हो रहा हूं। मैं सोच रहा था कि तुमसे मुलाकात करूं। तुम तो इतनी आसानी से मुझे यहीं मिल गए। इस बात पर वो आदमी हैरान रह गया और सोचने लगा, कौन है ये जो मुझसे मिलना चाहता है? कार्तिक एक शानदार 5 स्टार होटल में बच्चों को खाना खिलाने लेकर आया था। उस होटल के अंदर बने रेस्तरां में लोग उन बच्चों को उनके मामूली कपड़ों की वजह से अजीब नजरों से देख रहे थे। साथ की टेबल पर एक आदमी ने उन बच्चों को जलील करते हुए वहां से निकल जाने को कहा। उसकी बदतमीजी पर हिना उससे उलझ पड़ी। कार्तिक ने हिना को कुछ भी करने से रोक दिया। कार्तिक नहीं चाहता था कि फिर से खून खराबा हो। दोपहर के इंसिडेंट के बाद बच्चे पहले ही डरे हुए थे, पर वो आदमी लगातार उल्टा सीधा बोले ही जा रहा था। कार्तिक ने उसे बदतमीजी करने से मना किया तो वो कार्तिक को धमकी देने लगा। भगवान दास मेहरा से आज तक इस तरह किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की है लड़के। मेरे एक इशारे पर तुम्हारी जिंदगी फना हो सकती है। उस आदमी का नाम सुनते ही कार्तिक चौंका, पर अगले ही पल मुस्कुरा दिया। कार्तिक ने उसे कहा, वाह री किस्मत, जब से यहाँ आया हूँ तुम्ही से मिलने की चाह लिए घूम रहा हूँ। पाउलो कोहेलो सर ने अपनी उस वर्ल्ड फेमस बुक अल्केमिस्ट में बहुत सही लिखा है। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। कार्तिक के ये कहते ही अपना सिर खुजाते हुए एंथनी ने पूछा, कार्तिक सर, ये तो अपने शाहरुख भाई ने कहा है उनकी फिल्म ओम शांति ओम में। कार्तिक ने हंसते हुए जवाब दिया, शाहरुख भाई ने भी डायलॉग किताब से उड़ाया है। उस बिल्डर ने कार्तिक को टोकते हुए कहा, तुम्हारी फिल्मी नौटंकी पूरी हो गई हो तो बताओगे मुझसे क्या काम है? तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? कौन हो तुम?
कार्तिक ने जवाब दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो होने को तो मैं तुम्हारी मौत भी हो सकता हूँ। कार्तिक के ऐसा बोलते ही मेहरा के आसपास खड़े उसके बॉडीगार्ड्स कार्तिक की तरफ बढ़े। उनमें से एक बॉडी बिल्डर टाइप लड़का मेहरा को बोला, सर इस लड़के की जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मिस्टर मेहरा ने अपने बॉडीगार्ड को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, ये फ्रस्ट्रेटेड गरीब लोग हैं। अपनी भुखमरी की वजह से हम अमीरों को देखकर जलते हैं। इनके बस का कुछ नहीं है, बस बड़ी बड़ी डींगे हाँक सकते हैं। फिर उस आदमी ने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, हाँ तो लड़के, बता क्या चुल है तेरी? इन भिखारियों की कोई संस्था चलाता है क्या, जिसके लिए तुझे डोनेशन चाहिए? कार्तिक ने उस आदमी को कहा, मेहरा एंड सन्स कंपनी तुम्हारी है ना? तुम ही हो ना, जो बस्ती के लोगों को डरा धमका के 20 लाख की प्रॉपर्टी 5 लाख में खरीद रहे हो, और जो तुम्हें नहीं बेच रहा उसे गुंडों से पिटवा रहे हो। उनके घरों पर बुलडोजर भी तुम ही ने चलवाए हैं ना? उस आदमी ने पलटकर कार्तिक को कहा, क्यों, तू यहाँ का थानेदार लग रहा है जो तुझे सारी रिपोर्ट बताऊंगा। और तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई? उम्र देख अपनी, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? आपके बजाय तुम बोले जा रहा है। कार्तिक ने उसे कहा, शुक्र करो तुम बोल रहा हूँ, तू करके बात नहीं की मैंने, वरना तुम्हारे जैसा गलीच, लालची और गिरा हुआ इंसान तो बात करने लायक ही नहीं है। तुम ही ने उन गरीब लोगों के घर गिराए हैं ना? कार्तिक के दोबारा पूछने पर उस आदमी ने कहा, गिराए भी हैं, तो तेरा इस बात से क्या लेना देना है लड़के? कार्तिक ने उसे कहा, मेरी एक सलाह है, वहां टाउनशिप बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। उस बस्ती की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखना, बल्कि जितने लोगों के मकान तुमने हथियाए हैं, उन्हें भी वापस कर दो। कार्तिक की बात पर उस आदमी ने हैरानी से कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा, और जोर से हंस दिया। कुछ देर तक वह हंसता ही चला गया। टेबल पर उसके साथ बैठे लोग, वो भी जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तक कि उसके बॉडीगार्ड्स भी कार्तिक का मजाक उड़ाने लगे। हिना और एंथनी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। समर उनके साथ नहीं आया था, वरना अब तक उसका तो हाथ ही उठ जाता। समर को घर की देखभाल के लिए कार्तिक वहीं छोड़कर आया था। उस बिल्डर ने हंसते हुए कार्तिक को कहा, बस यही दिन देखने रह गए थे, एक भिखारियों की टोली का सरताज मुझे धमाका रहा है। फिर उस आदमी ने कार्तिक को छेड़ते हुए कहा, अरे अरे बच्चे, मैं तो डर गया, देख कैसे कांप रहा हूं। वह बिल्डर कार्तिक का मजाक उड़ा रहा था। उसने कार्तिक को कहा, देख लड़को, मेरा दिल बड़ा है, अभी की अभी घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा, वरना क्या पता तू यहां से निकले और किसी गाड़ी के नीचे कुचला जाए, और तेरी लाश को सड़क से कोई उठाने भी नहीं आए। उद्धरण चिन्ह। उस बिल्डर के ऐसा कहने पर हिना की पेशेंस अब जवाब दे गई। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, अभी बताती हूँ तुम्हें कौन कार से कुचला जाएगा। वो बिल्डर भी अपनी सीट से उठता हुआ कार्तिक को बोला, ओहो, तो तू ये लड़कियों की जमात से फाइटिंग करवाता है? तू तो बड़ा शेर है जो लड़कियां बॉडीगार्ड रखी हुई है तूने। उसकी इस बात पर कार्तिक ने हंसते हुए उस बिल्डर को कहा, तेरे इन 10 पहलवानों पर ये अकेली ही काफी है। तूने अपनी शामत खुद बुलाई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कार्तिक ने पलटकर जूही को कहा, बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाओ, और होटल की लॉबी में मेरा इंतजार करो। फिर बच्चों की तरफ देखकर कार्तिक बोला, ओ बच्चा पार्टी, टेंशन नहीं लेने का, पार्टी तो आज होकर रहेगी। इन अंकल को गुस्सा जरा ज्यादा आता है, मैं इनको थोड़ा सा हंसा कर आता हूँ। बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है। लड़ाई की बातें भी हो रही थी, और सब हंस भी रहे थे। बच्चे कंफ्यूज थे। जूही उन बच्चों को लेकर बाहर चली गई। उसे खुद भी अब डर लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होने वाला है। जूही और बच्चों के बाहर जाते ही कार्तिक ने पलटकर उस बिल्डर को कहा, हाँ तो मेहरा जी, आप जानना चाहते हैं ना कि मैं कौन हूँ? अरे आप जैसे मुर्गे मेरी किचन की टेबल पर रोज हलाल होते हैं, जिन्हें खाकर मैं डकार भी नहीं लेता। अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। कार्तिक ने हिना को कहा, इसके टूटे हुए दांत मुझे इसी की प्लेट में चाहिए। हिना पहले ही अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक कर बैठी थी। वो तेजी से उस बिल्डर की तरफ बढ़ी। हिना को आगे बढ़ता देख उस बिल्डर के सारे बॉडीगार्ड्स भी एक्शन में आ गए। इन सब के बीच एक मजेदार नजारा था। एंथनी अभी भी आराम से टेबल पर बैठा वहां रखी सूप स्टिक्स चबा रहा था।
और इस बार तो मैगी भी आराम से बैठी थी। हिना ने एंथनी को पूछा, बड़े भाई, आज भी लड़ने का मूड नहीं है क्या? एंथनी ने हंसते हुए मैगी को कहा, जीसस की कसम, ये हिना, लेडी यमराज है। इसके होते हुए अपने को क्या जरूरत हाथ पैर चलाने की? मैगी ने हंसते हुए कहा, एग्जैक्टली, इसलिए मैं भी नहीं उठी। मुझे पता है, हिना दी इन सब के लिए अकेली काफी हैं। एंथनी और मैगी बात कर ही रहे थे कि इतने में ही वहां धूमधाम हो गई। कुछ ही पलों में उस बिल्डर के सारे गुंड हाय हाय करते हुए नीचे जमीन पर पड़े थे। कार्तिक ने हंसते हुए हिना को कहा, अरे थोड़ी सांस तो लिया करो, 1 मिनट में ही नजरा बदल देती हो। हिना ने कार्तिक को बोला, इतनी देर से सांस ही तो ले रही थी, वरना अब तक तो कब के ये धूल चाट रहे होते। उधर वो बिल्डर अपने सब लोगों को बहुत हैरानी से देख रहा था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि जिन बॉडीगार्ड्स को वह महीने की लाख लाख सैलरी देकर पाल रहा है, वह एक लड़की से पीटकर इस तरह नीचे पड़े हैं, वह भी कुछ ही मिनटों में। उन सब की हालत देखने वाली थी। लंबी चौड़ी बॉडी बनाने के बावजूद इस वक्त नीचे पड़े बच्चों की तरह बिलख रहे थे। कार्तिक की आंखें अब हिंसक हो उठी थी। उसने हिना को कहा, भाई साहब के दांत बाकी है अभी। कार्तिक के ये कहते ही हिना उस बिल्डर की तरह बढ़ी। हिना को अपनी तरफ आते देख उस बिल्डर की कंपकंपी छूट गई। वो पीछे हटा हुआ चिल्लाया, ए लड़की, दूर रह मुझसे। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो तू सोच भी नहीं सकती तेरा क्या हाल होगा। वो बिल्डर ऊपर से तो हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर हिना को धमकी देते हुए भी उसकी आवाज कांप रही थी। हिना जब उसके धमकाने पर भी नहीं रुकी तो वो जोर से चीखा, ये मेरा इलाका है, यह मत सोचना कि मुझ पर हाथ उठाकर यहां से जिंदा निकल जाओगे। हिना ने आगे बढ़कर उसकी सीने पर लात मारते हुए कहा, इलाका शेरों का होता है, तेरे जैसे गीदड़ का नहीं। और यहाँ का शेर तेरे सामने खड़ा है। कहते हुए हिना ने उसके जबड़े पर इतना तेज पंच मारा कि उसके दांत उखड़कर बाहर गिर गए। सब कुछ स्प्लिट सेकंड में हो गया। हिना का पंच मारना, उस आदमी के दांत टूटकर बाहर गिरना, और दूसरे हाथ से हिना का प्लेट उसके मुंह के नीचे करना ताकि उसके दांत उस प्लेट में ही गिरे। हिना का ये स्टंट देखकर एंथनी चेयर पर चकर तालियां बजाता हुआ बोला, ब्रावो लेडी, ब्रावो, ये तो कमाल था। इतनी फास्ट बॉलिंग की और खुद ही कैच आउट कर दिया। गजब। वह बिल्डर दर्द से दोहरा हुआ जा रहा था। उसकी टेबल पर बैठी उसकी बीवी ने उसे संभाला और चीखते हुए कार्तिक को कहा, तुम लोग जानवर हो क्या? ऐसे कौन मारता है? कार्तिक ने उन्हें पलटकर कहा, जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, याद रखिए कि वह आपके साथ भी हो सकता है। ले जाए इन्हें यहां से, और समझा दीजिएगा अच्छे से कि उस बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें, वरना अगली बार दांतों का ढेर नहीं होगा, जमीन पर इनकी टूटी हुई हड्डियों का मलबा पड़ा होगा। वो बिल्डर दर्द से बेहाल था। उसकी कुछ भी बोलने की हालत नहीं थी। उसकी पत्नी और टेबल पर बैठे कुछ और लोग सहारे से उसको बाहर ले गए। उस बिल्डर के बॉडीगार्ड जो जमीन पर पड़े कराह रहे थे, वह भी एक एक करके बाहर भाग गए। उनके जाने के बाद मैगी ने कार्तिक को कहा, सर, ये मेहरा इतनी आसानी से हार मानने वाला लग नहीं रहा है। ये बदला लेने जरूर लौट कर आएगा। कार्तिक ने मैगी को कहा, मैं जानता हूँ, कुत्ते की पूंछ है, आसानी से मानेगा नहीं। आने दो लौट कर, देख लेंगे इसको। तुम बस अपनी तैयारी पूरी रखना। अब तुम जाओ, बाहर से जूही और बच्चों को बुला लाओ। बच्चों को भूख लगी थी। पहले ही आज का दिन बड़ा हैपनिंग सा हो गया है। एक के बाद एक तमाशे ही नहीं रुक रहे। उद्धरण चिन्ह। मैगी उन बच्चों को बुलाने बाहर चली गई। मैगी के जाते हैं होटल का मैनेजर कार्तिक के पास आया और सिर झुकाकर बोला, सर, आप लोग यहाँ पर खाने के लिए आए हैं? कार्तिक ने उसकी तरफ देखकर पूछा, भाई, रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने ही आते हैं, बेसबॉल तो खेलेंगे नहीं। वह मैनेजर सकपकाते हुए बोला, सॉरी सर, मेरा यह मतलब नहीं था। कार्तिक को लेकर वहां पर हर इंसान अब डर चुका था। जब कार्तिक ने बच्चों के साथ होटल में एंटर किया था, तब ना उसे गार्ड ने रोका, ना बाहर स्टाफ के किसी मेंबर की उन लोगों को रोकने की हिम्मत हुई। कार्तिक के साथ जो इतने बॉडीगार्ड्स थे, उनको देखकर सब चुप रहे। उन्होंने मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया था कि कोई लड़का भिखारी जैसे दिखने वाले बहुत सारे बच्चों को लेकर रेस्तरां में घुस आया है। मैनेजर कार्तिक से बात करने ही आ रहा था जब उसकी आंखों के सामने कार्तिक और उस बिल्डर की लड़ाई हुई। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कार्तिक को वहां से जाने के लिए कहे।
बल्कि उसने बहुत हम्बल होकर कार्तिक से पूछा, सर वॉट वुड यू लाइक टू हैव। इतने में सब बच्चे भी जूही के साथ अंदर आ चुके थे। कार्तिक ने बच्चों को देखकर कहा, हाँ तो बच्चा पार्टी, सब बता दो किसको क्या क्या खाना है। बर्गर पिज्ज़ा केक पेस्ट्री यह सब तो आ ही रहा है। उसके अलावा भी जिसको जो चाहिए बता दो। आज हम सब मिलकर ग्रैंड पार्टी करेंगे। उसके बाद कार्तिक ने मैनेजर को कहा, आपकी होटल में जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है वो खुलवाए। इन बच्चों की पसंद का सारा खाना वहां पर लग जाना चाहिए। उसके साथ ही आपके होटल की जो भी स्पेशलिटी है वो भी सर्व करवाए। मैनेजर ने कार्तिक को जवाब दिया, यस सर शो, आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए प्रेसिडेंशियल सूट रेडी करवाता हूँ। आप सब लोग वहां पर रेस्ट कीजिएगा, खाना वही पहुंच जाएगा। कार्तिक ने हाँ में सिर हिला दिया। वो मैनेजर तेजी से वहां से चला गया और अपने स्टाफ को ऑर्डर्स देने लगा। बाहर आकर उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रेसिडेंशियल स्वीट रेडी करने को बोला। फिर उसने किचन में खुद फोन करके शेफ को कहा कि वह सारे बेस्ट कुक्स को लगा दे, एक शानदार ग्रैंड मील तैयार करवाए जो बच्चों को बहुत पसंद आए। मैनेजर को इतना हड़बड़ाया देखकर उसके एक सबॉर्डिनेट ने पूछा, सर आपको लगता है ये लोग बिल भी पे कर पाएंगे? आप इनके लिए इतना सब कुछ क्यों करवा रहे हैं? मैनेजर ने उस सबॉर्डिनेट को डांटते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो, अपना दिमाग मत चलाओ। मुझे इस 5 स्टार में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। इतना एक्सपीरियंस मुझे है कि कौन भिखारी है और कौन राजा। पहली नज़र में ऐसा जरूर लग रहा था कि भिखारियों की टोली आई है, पर तुम आंख खोलकर उस आदमी को देखते तो तुम्हें दिखाई देता वह कोई आम आदमी नहीं है। उसने जो कस्टमाइज्ड सूट पहना है उसकी कीमत लाखों में है। उसके साथ जो बाकी लोग देखते हो वह सब उसके बॉडीगार्ड्स हैं। इन करोड़पतियों की भी अपनी ही सनक होती है। हो सकता है किसी चैरिटी काइंड इवेंट के तहत गरीब बच्चों को यहाँ खाना खिलाने लाया हो। तुम यहाँ फालतू का टाइम वेस्ट करने की बजाय फटाफट जाकर तैयारी करो। अपने मैनेजर की बात सुनकर वह सबॉर्डिनेट भी वहां से फुर्ती से चला गया। कार्तिक का ऑरा देखकर वो मैनेजर समझ गया था कि अगर उसने कार्तिक को खुश नहीं किया तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, जाने इस होटल का भी क्या हश्र कर दे। शहर के इतने बड़े बिल्डर मेहरा एंड सन्स के भगवान दास मेहरा का हाल उसने अभी अभी अपनी आंखों के आगे देखा था। कैसे वह और उसके बॉडीगार्ड्स कुत्तों की तरह दुम दबाकर वहां से भागे थे। अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देने के बाद भी वो मैनेजर बहुत टेंशन में था। वो खुद ही होटल की किचन की तरफ चल दिया ताकि शेफ को बता सके खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ ये सब तैयारियां चल रही थी। वहां हॉस्पिटल में किसी की चीखें आसमान छू रही थीं। कोई डॉक्टर पर तेज चिल्ला रहा था, अगर भाई साहब की जान नहीं बची ना तो इनका बेटा आपकी गर्दन काट देगा। कार्तिक बच्चों के साथ 5 स्टार होटल में पार्टी करने आया था। कार्तिक का ऑरा देखने के बाद वहां का मैनेजर खुद सारे इंतजाम कर रहा था। जब खाना सर्व होना शुरू हुआ तो बच्चे तो खुशी से पागल हो गए। खाना इतने सुंदर तरीके से सजा कर लाया गया कि जूही कहने लगी, ये तो इतना सुंदर सजा रखा है कि हाथ लगाते हुए डर लग रहा है। सारी सजावट खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। जूही की बात पर कार्तिक ने हंसते हुए बच्चों से कहा, जिसको जो खाना है जैसे खाना है खाओ, बाकी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे खुशी से खाने पर टूट पड़े। सब एक दूसरे को बड़े शौक से बता रहे थे कि बर्गर कितना अच्छा है, पिज्ज़ा कितना टेस्टी है, ये ऐसा वो ऐसा। सब बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें देखकर कार्तिक को अपनी गरीबी के दिन याद आ रहे थे। कैसे अक्सर वो भूखे पेट सोया करता था। इस तरह का खाना तो उसके लिए सपनों जैसा था। आज कार्तिक उन बच्चों को इस तरह खुश देखकर खुद भी बहुत खुश था। कार्तिक मन ही मन सोच रहा था कि अब उसके पास पैसा है, इन बच्चों को वह कोई कमी नहीं होने देगा। अच्छे से अच्छा खाना, कपड़ा और एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। कार्तिक ने उन बच्चों को इतनी जल्दी जल्दी खाते देखकर कहा, अरे बच्चा पार्टी, आराम से खाओ, गले में फंस जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। अगर खाना खत्म हो गया तो और आ जाएगा, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं अभी तुम्हारे खाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक छोटा बच्चा बोला, मैं तो 3 दिन का आज ही खा लेता हूँ, पता नहीं फिर ऐसा खाना कब खाने को मिलेगा। कार्तिक को उसकी बात सुनकर जितना प्यार आया उतना ही द्वेष भी हुआ। कार्तिक ने उसे कहा, अब ऐसा खाना तुम्हें हमेशा खाने को मिलेगा, इसलिए आराम से खाओ। सारे बच्चों ने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा।
11 साल के अभय ने पूछा। अब हमको हमेशा ऐसा खाना खाने को मिलेगा? कार्तिक ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई अब लौट आया हूं ना। अब कोई कमी नहीं होगी। बच्चों ने खुश होकर कार्तिक के लिए तालियां बजाईं और फिर से खाना खाने में जुट गए। जूही ने कार्तिक से पूछा, भाई आपका आगे का क्या प्लान है? अब आप हमारे पास यही रहोगे ना? कार्तिक ने जूही से कहा, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ पगली। अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई। इस साल के एग्जाम भी बाकी है। मुझे यूनिवर्सिटी वापस जाना ही पड़ेगा। पर तू फिक्र मत कर, मैं यहाँ का सारा मैटर सॉल्व करके जाऊंगा। मेरे पीछे से भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम लोगों परेशान कर सके। मैं अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर दूंगा। इस घर की रिनोवेशन करवाना भी बहुत जरूरी है। बड़े कॉन्वेंट स्कूल में इन सब बच्चों का एडमिशन भी करवा दूंगा। खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं डमरू को सब समझा दूंगा। थोड़े दिन में तो जॉनी पापा और डमरू भी ठीक होकर घर वापस आ ही जाएंगे। हालांकि कार्तिक को ग्रेजुएशन पूरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह डिग्री लेता है कि नहीं लेता। पर कार्तिक खुद पढ़ना चाहता था। वह पढ़ाई में हमेशा से अच्छा था और उसके लिए पढ़ाई की बहुत वैल्यू थी। उसके तो ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ने के भी प्लान्स थे। कार्तिक के इतना समझाने के बाद भी जूही यह सोचकर उदास हो गई कि कार्तिक वहां से चला जाएगा। जूही ने उदास होकर कार्तिक से पूछा, भाई आप फिर कब आएंगे? कार्तिक ने जूही को कहा, अब मैं यहाँ आता जाता रहूंगा। इस बार की तरह आने में 3 साल नहीं लगाऊंगा। ग्रेजुएशन के बाद भी हो मुझे दिल्ली ही रहना होगा। मेरा सारा काम, ऑफिस, बिजनेस सब तो वहीं पर हैं। पर तुम अपनी 12th पूरी करने के बाद मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा वहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर जूही बहुत खुश हो गई। पर अगले ही पल जैसे उसे कुछ याद आया। जूही ने कार्तिक को कहा, भाई वह सब तो ठीक है, पर आपको लगता है कि वह बिल्डर अब हम लोगों को चैन से जीने देगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर टाउनशिप बनाने का इरादा इतनी आसानी से छोड़ेगा। कार्तिक ने जूही को कहा, ये सब सोचना तेरा काम नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर। जूही की बात के बाद कार्तिक के चेहरे पर भी तनाव उभर आया था। इतना तो उसको भी समझ में आ रहा था, वो बिल्डर आसानी से मानने वाला नहीं है। वो जरूर इस बार कोई बड़ी प्लानिंग करेगा। योजक चिन्ह। उधर हॉस्पिटल में भगवान दास मेहरा की चीखें आसमान को छू रही थी। उनके 2 सबॉर्डिनेट और उनकी पत्नी उनके साथ थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को बताया था कि नया जबड़ा फिक्स करना पड़ेगा, इसलिए बचे हुए दांत भी निकालने पड़ेंगे। मुंह से इतना खून जा चुका था और प्रोसीजर इतना टफ था कि उनके मुंह को सुन्न करने के बावजूद भी उनको इंटेंस पेन फील हो रहा था। उनके सबॉर्डिनेट ने डॉक्टर को वार्निंग भी दी कि वह ध्यान से काम करें। अगर भगवान दास मेहरा को कुछ हो गया तो उनका बेटा तो बहुत क्रूवल है। वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान दास मेहरा भी उस दर्द को सहते सहते कसम खा रहे थे कि ठीक होते ही वह अपना बदला जरूर लेंगे। किसी हाल में कार्तिक और उसके आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कार्तिक की तबाही अब उनकी जिंदगी का मकसद था। काफी घंटों तक उनका ये प्रोसीजर चला। उसके बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करने लगे तो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उन्होंने अपने लिए काम करने वाले कुछ आदमियों को देखा। इशारे से उन्होंने उन्हें पास बुलाया। जबड़े की सर्जरी होने की वजह से वह बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। उन्होंने इशारा से ही पूछा कि वह लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। उनमें से एक ने बताया कि किस तरह वह लोग जॉनी पापा के घर पर उन्हें धमकाने गए थे कि वह घर खाली कर दें और बस्ती वालों को भड़काना छोड़ दें। पर वहां पर कोई लड़का अपने आदमियों के साथ मौजूद था। लाला भाई की उनसे झड़प हुई। जॉनी पापा के घर के बाहर किसी ने लाला भाई गोली मार दी। भगवान दास मेहरा को अब तक इस बात की खबर नहीं थी लाला भाई मारा जा चुका है। ये सुनकर उनको शौक लगा कि लाला भाई नहीं रहा। उन्होंने इशारे से पूछा कि वह लड़का कौन था। सामने खड़े आदमी ने बताया, वह कोई छोटी उम्र का लड़का था। मुश्किल से 19-20 साल उम्र होगी। उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। कुछ हाईली ट्रेन्ड फाइटर लड़कियां भी उसके साथ थी बॉस। ये सब सुनकर भगवान दास समझ गए कि जिस लड़के से इन लोगों का सामना हुआ है वो वही है जिससे उनकी आज होटल में झड़प हुई थी। इस तरह की फाइटर लड़कियां उन्होंने भी आज तक नहीं देखी थी। उस आदमी ने भगवान दास मेहरा को यह भी बताया कि किस तरह से कार्तिक के आदमियों ने उन सब के हाथ पैर तोड़ दिए। इस वक्त लाला भाई के सारे आदमी हॉस्पिटलाइज हैं। किसी के हाथ टूट चुके हैं तो किसी के पैर।
लाला भाई का मर्डर और उसके आदमियों की यह हालत, ये सब सुनना भगवानदास मेहरा के लिए एक सदमा था। लाला भाई उनका राइट हैंड था। वो अपने सारे गुंडागर्दी के काम उसी के थ्रू पूरे करवाते थे। उसकी मौत के बाद अब उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि कार्तिक से कैसे बदला लिया जाए। अभी तक तो वो यही सोच रहे थे कि लाला भाई और उसके आदमियों को कार्तिक को सबक सिखाने भेजेंगे। भगवान दास को गहरी सोच में डूबा देख उस आदमी ने भगवान दास को कहा, बॉस हमारे सारे आदमी यहाँ पर एडमिट हैं। मैं आपसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर आपका फोन नहीं लगा। दवाइयों का और इलाज का बहुत खर्चा आ रहा है। लाला भाई तो अब रहे नहीं। अब तो आप ही हमारे माई बाप हैं। आप हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? भगवान दास एकदम से चौंक कर बोले, क्या बकवास कर रहे हो? उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माई बाप मैंने तो बस इतना कहा कि आप हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा मालिक। भगवान दास मेहरा उस पर आग बबूला होते हुए बोले, ना मैं तुम्हारा माई बाप हूं ना मालिक। तुम्हारा बॉस लाला भाई था, मैं नहीं। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। कहकर भगवान दास आगे बढ़ गए। वह आदमी हैरानी से उनको जाते हुए देखता रहा। उसने भगवान दास को मन ही मन गालियां देते हुए बोला, तेरी वफादारी करके बहुत नुकसान उठाया है सेठ। जो अपने लोगों का सगा नहीं होता उसका हश्र बहुत बुरा होता है। सुअ की मौत मरेगा तू भी भगवान दास। योजक चिन्ह। उधर कार्तिक बच्चों के साथ वापस बस्ती में पहुंचा। दूर से ही कार्तिक ने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी है। इतने सारे लोगों को देखकर हिना ने चौंकते हुए कहा, ये सब कौन लोग इकट्ठा हुए हैं? कहीं उस बिल्डर ने दोबारा से अपने गुंडे तो नहीं भेज दिए? कार्तिक ने उस भीड़ को ध्यान से देखा और कहा, नहीं, ये सब बस्ती के ही लोग हैं। आओ देखते हैं क्या बात है। पता नहीं ये लोग इस तरह क्यों आए हैं। कार्तिक की गाड़ी रुकते ही सारे लोग तेजी उसकी तरह बढ़े। मैगी, हिना, एंथनी सब अलर्ट हो गए। ऐसा ना हो कि भीड़ में से कोई कार्तिक पर हमला कर दे। कार्तिक की गाड़ी से उतरते ही वो लोग बहुत ही मीठी आवाज में कार्तिक का हाल चाल पूछने लगे। एक बोला, कैसे हो कार्तिक बेटा? तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। दूसरे ने कहा, हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि हमारी बस्ती का लड़का इतना बड़ा आदमी बन गया। तीसरी आवाज आई, कार्तिक बेटा बस्ती में तुमसे रौनक थी। तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे सब सूना हो गया। हर कोई कार्तिक को यह जताना चाह रहा था कि उसने कार्तिक को कितना मिस किया। कार्तिक ने हाथ ऊपर करके सबको शांत रहने को कहा और पूछा, क्या बात है? आप सब लोग इस तरह यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? उनमें से एक आदमी ने आगे आते हुए कहा, कार्तिक बेटा हमें पता चला है कि तुमने बस्ती के कुछ मकान 1-1 करोड़ में खरीदे हैं। कार्तिक ने कहा, कुछ मकान नहीं अंकल, वो सारे मकान जो अभी तक उस बिल्डर को नहीं बेचे गए थे मैंने वो खरीदे हैं। उस आदमी ने कार्तिक को कहा, कार्तिक बेटा बेचना तो उस बिल्डर को हम भी नहीं चाहते थे पर तुम तो हमारी मजबूरी समझते हो। हम गरीब लोग हैं। बहुत कोशिश की उसका सामना करने की पर आए दिन उसके गुंडे आकर हमें तंग करने लगे। बहू बेटियों वाले लोग हैं। डर लगता था कि पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। आखिर हम लोग कब तक उसका सामना करते? हमने घुटने टेक दिए। अपने घर उसे बेच दिए। हमने अपनी मर्जी से ये नहीं किया। कार्तिक ने उन्हें कहा, अंकल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पर आप मुझसे क्या चाहते हैं? कार्तिक के मन में उन लोगों के लिए गुस्सा था कि किस तरह से उन्होंने जॉनी पापा का साथ छोड़ा और उल्टा उनको ही दोषी ठहराया। जॉनी पापा ने उन लोगों के लिए ही स्टैंड लिया था पर बाद में उन्होंने जॉनी पापा पर इल्जाम लगाया कि वो इन लोगों को ना भड़काते तो ज्यादा अच्छा था। कार्तिक को डमरू की बताए एक एक बात याद थी। आज इस तरह सब इकट्ठा होकर अब कार्तिक के पास आए थे। कार्तिक समझ रहा था कि कुछ लोगों के घर उसने 1 करोड़ रुपए देकर खरीदे हैं। ये बात अब पूरी बस्ती में फैल चुकी है। और इन लोगों को जलन हो रही है कि यह लोग कितने नुकसान में रहे। अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग पलट गए और कार्तिक के पास भागे भागे आए हैं कि कार्तिक इनके भी घर खरीद ले। कार्तिक के पूछने पर उस आदमी ने कहा, कार्तिक बेटा हम लोग उस बिल्डर के हाथों फंस गए हैं। हमारी मजबूरी थी। पर अब हम अपने घर उसको नहीं बेचना चाहते। क्या तुम उसके साथ हमारी डील कैंसिल करा सकते हो? हम अपने घर तुमको बेचना चाहते हैं। कार्तिक ने उन्हें कहा, मैं माफी चाहता हूं अंकल। इसमें मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकूंगा। आप बकायदा कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनाकर उनको अपने मकान बेच चुके हैं। सरकारी स्टैंप लग चुकी है। अब मैं भला क्या कर सकता हूं?
कहकर कार्तिक ने हाथ जोड़े और बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। कार्तिक के इस तरह दो टूक मना कर देने पर वो सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने। उनमें से एक ने कहा, ये तो हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर हम लोगों के घर भी 1 करोड़ में बिक जाते तो हम लोगों की भी जिंदगियां बदल जाती। जैसे दिलीप, महेश और पंकज उन सब की बदल गई है। भीड़ में से किसी और आदमी ने कहा, उस मेहरा ने हमें मजबूर किया कि हम इतनी कम कीमत पर उसको घर बेचें। हम उसके खिलाफ केस करेंगे। अब हम अपने घर उसको नहीं देंगे। दूसरे ने कहा, अरे भाई, कोर्ट केस की प्रोसीजर तो बड़े लंबे हैं। पता नहीं कब तक चलेगा और क्या नतीजा होगा। ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर उस मेहरा के यहाँ चलते हैं। हम इतने सारे लोग हैं, क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा। उससे जाकर बात करते हैं कि हम अपने मकान उसको नहीं बेचना चाहते, हमारे कागज हमें वापस करें। कार्तिक ने बच्चों को घर के अंदर कर दिया और खुद घर के दरवाजे पर खड़ा उन सब की बातें सुन रहा था। जो अंकल अभी कार्तिक से बात कर रहे थे उन्होंने कार्तिक को पूछा, कार्तिक बेटा, अगर हम लोग अपने कागज उस मेहरा से वापस ले आते हैं और डील कैंसिल कर देते हैं, तब क्या तुम हमारे मकान खरीद लोगे? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी अंकल, अगर आप वहां से अपनी जमीनों के कागज वापस ले आएंगे तो मुझे आप लोगों के मकान खरीदने में कोई एतराज नहीं है। उस आदमी ने मुड़कर भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, तो भाई लोगों, फिर यह बात तय रही। हम सब लोग जाएंगे और मिलकर उस मेहरा का मुकाबला करेंगे। देखते हैं कि वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। एक बार हमारे घर वापस मिल गए तो कार्तिक हमारे घर खरीदने को तैयार है। हम सब की जिंदगी बदल सकती हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। हमारी फैमिली खुशहाल हो सकती है। हम सबको मिलकर हिम्मत करनी ही होगी। कार्तिक ये नज़ारा देखकर सोच रहा था, कैसे इन लोगों के बैंक आउट करने की वजह से उसके जॉनी पापा उस बिल्डर के सामने अकेले पड़ गए थे। और आज पैसे के लालच ने किस तरीके से इन सबको यूनाइट कर दिया था। योजक चिन्ह। आज का दिन तो इतना लंबा हो गया था कि एक के बाद एक इंसिडेंट्स हुए ही जा रहे थे। देर रात एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे भारी हलचल हो रही थी। जर्नलिस्ट और मीडिया वालों का हुजूम उमड़ा हुआ था। रातों रात न्यूज़ चैनल की गाड़ियां बिल्डिंग के बाहर आ खड़ी हुई थी। बिल्डिंग के अंदर लोगों को खबर ही नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। बस्ती वाले भगवानदास बिल्डर के साथ अपने मकानों की डील कैंसिल करना चाहते थे। वो चाहते कि वो अपने मकान अब कार्तिक को बेचें। कार्तिक ने उन्हें कहा कि अगर वह बिल्डर से अपने मकानों के कागज वापस ले आते हैं तो कार्तिक उन्हें खरीदने को तैयार है। कार्तिक की बात पर वह लोग खुश होकर वहां से मेहरा बिल्डर के ऑफिस की तरफ चल दिए। जूही कार्तिक के पीछे खड़ी यह सब देख रही थी। उसने चिढ़ते हुए कार्तिक को कहा, भाई आप इन लोगों के घर क्यों खरीदेंगे? यह अच्छे लोग नहीं हैं। इन्होंने पापा को बहुत सताया है। कितना बुरा भला तो कहा। आज पैसे के लिए कैसे पलट गए हैं। कोई जरूरत नहीं इन लोगों के मकान खरीदने की। ये सब के सब लालची लोग हैं। कार्तिक ने जूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहन दुनिया का यही उसूल है। जानवर अपनी भूख शांत करने के लिए जान लेते हैं, पर आदमी की जान पैसे के लिए जाती है। आदमी जात से ज्यादा लालची दुनिया में कोई नहीं। जूही कार्तिक की बात सुनकर चुप हो गई। कार्तिक ने जूही को कहा, छोड़ो इनको, इनके हाल पर। जो कर रहे हैं करने दो। इनको बाद में देखेंगे। रात बहुत हो गई है। तुम बच्चों को सुला दो। जूही ने कार्तिक को पूछा, भाई हमारा घर तो बहुत छोटा है और कोई बहुत साफ सुथरा भी नहीं है। आप और आपके साथी कहाँ सोएंगे? कार्तिक ने उसे परेशान देखकर कहा, मेरी गुड़िया कितनी बड़ी सयानी दादी हो गई है ना। कितनी फिक्र करने लगी है सबकी। तू भूल रही है कि मैं यहाँ पर 3 साल रहा हूँ। मुझे अब ये घर छोटा और गंदा लगेगा क्या? कैसी बातें कर रही है। तू जाकर बच्चों को सुला। हम लोग तो कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। कार्तिक चाहता तो बड़े होटल में जाकर रुक सकता था, पर यह घर उसके लिए बड़े से बड़े 5 स्टार से ज्यादा आरामदेह था। कार्तिक के ये कहने के बाद हिना ने भी जूही को कहा, मैम आप हमारे लिए परेशान मत होइए। हम लोग तो खुद ही साफ सफाई करके अपने लिए जगह बना लेंगे। हम लोग आपकी तरह बहुत सिंपल बैकग्राउंड के लोग हैं। जूही ने हिना को कहा, आप मुझसे इतनी बड़ी हैं। मुझे मैम मत कहिए। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारे कार्तिक सर की बहन है, तो हमारे लिए उतनी ही रिस्पेक्टेबल हुई। जूही ने बच्चों की तरह तुनक कर कहा, भाई को आप कुछ भी कहिए, मुझे तो जूही ही बुलाए। ये मैम सुनना कितना अजीब है।
उसकी प्यारी बात पर हिना हंस दी और कहा, ठीक है जूही, जाओ बच्चों को संभालो, यहाँ का अरेंजमेंट हम खुद कर लेंगे। जूही जब बच्चों को देखने चली गई तब हिना ने कार्तिक से कहा, सर, हम लोगों को रात को बारी बारी से पहरा देना चाहिए। वो बिल्डर आराम से नहीं बैठेगा। हो सकता है रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसके लोग फिर से आएं। कार्तिक ने हिना को कहा, ठीक है, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो क्या कैसे करना है, मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। कहकर कार्तिक जूही और बच्चों के पास अंदर चला गया। वहां देर रात मेहरा बिल्डर के ऑफिस में भारी हलचल थी। भगवान दास मेहरा हॉस्पिटल से घर नहीं गए, सीधे अपने ऑफिस गए। उन्होंने अपने सारे आदमियों को बुला रखा था। उन्हें कार्तिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। वो अपने आदमियों के साथ प्लानिंग करने बैठे थे कि कार्तिक को कैसे सबक सिखाना है। पर इससे पहले ही वह कुछ करते उनका एक सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ अंदर आया। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने बताया, सर, बाहर भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। भगवान दास ने चौंक कर कहा, कौन लोग? वो गार्ड बोला, सर, जर्नलिस्ट, मीडिया, न्यूज़ चैनल, यही सब लोग हैं। भगवान दास ने हैरान होते हुए पूछा, पर इतनी रात को वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, सर, उनको कहीं से खबर लगी है कि आप इलीगल तरीके से बस्ती पर कब्जा करने वाले हैं। लाला भाई को आपने उन लोगों को मारने के लिए भेजा और उसी झड़प में लाला भाई मारे गया। अब आप रातों रात बस्ती को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने हमारे ऑफिस के बाहर इस तरह घेराव किया है। भगवान दास मेहरा कुछ रिएक्ट कर पाते, इससे पहले ही बाहर से और तेज शोर आने लगा। उन्होंने उठकर ऑफिस की खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो नीचे सैकड़ों की संख्या में लोग जमा थे। भगवान दास ने चौंक कर कहा, ये तो बस्ती वाले हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे से तेज तेज नारों की आवाज आ रही थी। भगवान दास मेहरा चोर है। भगवान दास मेहरा मुर्दाबाद। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। बाहर का नजारा देखकर भगवान दास गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को कहा, तुम सबके सब निकम्मे हो। इतने लोग रातों रात यहाँ जमा हो गए और तुम लोग कुछ नहीं कर सके। मीडिया वालों को जल्द से जल्द यहाँ से रफा दफा करो। बस्ती वालों से फिर मैं खुद बात करता हूँ। भगवान दास के मैनेजर ने कहा, सर, ऐसा करते हैं कि मीडिया वालों को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दे देते हैं, तब वो शायद यहाँ से जाने को तैयार हो जाएं। दूसरे मैनेजर ने कहा, इतना सारा मसाला मिल रहा है उनको, बाहर बस्ती के भी इतने लोग जमा हो गए हैं, मीडिया वाले ऐसे नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं, मीडिया वालों को अंदर बुला लेते हैं, खाना, शराब, ये सब ऑफर करते हैं, तब सर बाहर जाकर बस्ती वालों से बात कर लेंगे। ये बात भगवान दास को भी जम गई। उनके आदमियों ने मीडिया वालों को बिल्डिंग के अंदर बुला लिया और कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाकर उनकी शराब पार्टी का इंतजाम करने लगे, ताकि उनको खुश कर सकें। उन लोगों के अंदर आने के बाद भगवान दास बाहर गए और बस्ती के लोगों पर चिल्लाते हुए बोले, क्या मजमा लगा रखा है यहाँ पर? तुम लोगों के बड़े पर निकल आए हैं। इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे ऑफिस के बाहर आकर नारेबाजी कर रहे हो। तभी उनको लगा कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है। वो चिल्लाते हुए बोले, किसी ने भी अगर फोटो लेने की जुर्रत की या कुछ रिकॉर्ड किया, कसम से मैं गोली मार दूंगा। याद रखना, ये भगवान दास का इलाका है। मेरे खिलाफ कुछ किया तो जिंदा नहीं जा सकोगे। भगवान दास इतने ज्यादा गुस्से में थे कि अपना भला बुरा खुद ही भूल गए। वो पागलों की तरह सरेआम लगातार धमकियां दिए जा रहे थे। पर इस बार बस्ती के लोगों पर भगवान दास की धमकियों का बिल्कुल असर नहीं हुआ। पैसा उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। उन्हें हर हाल में भगवान दास से अपनी जमीनों के कागज वापस चाहिए थे। वह लोग एक सुर में भगवान दास पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने धोखे से हमारे मकान हथिया लिए हैं। हमें अपने मकानों के कागज वापस चाहिए। भगवान दास ने दांत पीसते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? जो बिक गया वह बिक गया। अब वो मकान तुम्हारे नहीं रहे। उन्हें भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। मकान छोड़ो, ज्यादा हील हुज्जत की तो जो 5 लाख देने का वादा किया है, वह भी नहीं मिलेंगे। भगवान दास की बातें सुनकर भीड़ गुस्से में पागल हो रही थी। वह लोग आगे बढ़ते हुए बोले, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते, चाहे जान से मार दो, पर अपने घरों के कागज तो हम आज लेकर ही जाएंगे। भगवान दास के ऑफिस के बाहर माहौल बिगड़ता जा रहा था।
भयानक शोर शराबा होने लगा। भगवान दास ने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस चलाने के लिए गुंडों की पूरी फौज पाल रखी थी। उसके सारे गुंडे भीड़ के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों तरफ के लोग जैसे मरने मिटने को तैयार थे। अगली सुबह जब कार्तिक की नींद खुली तो उसको सारे हंगामे का पता चला। कैसे बस्ती के लोगों ने रात को मेहरा बिल्डर के ऑफिस के बाहर खूब हंगामा किया। मीडिया वाले भी वहां पहुंचे हुए थे। भगवान दास ने पूरी कोशिश की इस हंगामे की खबरों को दबाने की, पर मीडिया वाले कहाँ मानने वाले थे। आज अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया पर हर जगह रात की तस्वीरें छाई हुई थी। झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता और खूब खून खराबा भी, अगर समय पर पुलिस वहां नहीं पहुंचती। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया था। भगवान दास मेहरा ने जो कुछ भी गुस्से में कहा, वो वीडियोस भी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे। उन वीडियोस में भगवान दास की हालत देखकर कार्तिक अब जोर से हंस रहा था। जॉनी पापा के घर में नाश्ते की टेबल पर सब आपस में यही बात कर रहे थे कि भगवान दास मेहरा का क्या हाल हो गया है। एंथनी ने कहा, पैसा बहुत बड़ी चीज है कार्तिक सर। आपने बस्ती वालों को हिम्मत नहीं, पैसे की जुबान दी है। ये इनकी हिम्मत नहीं, आपका 1 करोड़ रुपया बोल रहा है। 1 करोड़ के लिए अब तो ये सब के सब दबंग हो गए हैं। उस भगवान दास के काबू में किसी तरह भी नहीं आएंगे। देख लीजिएगा, अपने मकानों के कागज वापस लेकर मानेंगे। कार्तिक ने एंथनी की बात पर सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात मैं पहले से ही जानता था। इसलिए ही मैंने ये 1 करोड़ का दांव खेला था। बस्ती वाले जब यहाँ से इतने गुस्से में गए थे तब मीडिया वालों को मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। मीडिया वाले तो इतने चुस्त निकले, बस्ती वालों के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए। कार्तिक की स्ट्रेटजी को सब अप्रिशिएट करते हुए हंस रहे थे। कार्तिक ने बहुत शातिर तरीके से भगवान दास को पब्लिकली तमाशा बना दिया था। वो सब नाश्ते की टेबल पर बात ही कर रहे थे कि डमरू का फोन आया। कार्तिक एकदम घबरा गया कि जॉनी पापा ठीक हों। उसने झट फोन उठाया। उधर से डमरू ने बताया कि जॉनी पापा की हालत पहले से बहुत बेहतर है। कार्तिक ने उससे पूछा, और तुम्हारी तबीयत कैसी है? डमरू ने कहा, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। सुबह से न्यूज़ चैनल पर देख रहा हूँ तुमने जो भगवान दास का बैंड बजाया है। मजा आ गया यार। इसका लटका हुआ चेहरा देखकर मेरा खून कितना बढ़ गया है बता नहीं सकता। मुझे तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं रही। मैं तो यूं ही ठीक हो जाऊंगा। कार्तिक उसकी बात पर जोर से हंस दिया और बोला, जॉनी पापा भी जल्दी ठीक हो जाएंगे पर अब उनको और काम नहीं करने देना। उनके अब आराम करने के दिन है। तुम लौट कर आओगे तब तुमको ही ये सब संभालना है। डमरू ने कहा, हाँ तो मैंने कब मना किया। अब से उनकी कचरा गाड़ी में ही चलाया करूंगा। कार्तिक ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अबे बेवकूफ, कचरा गाड़ी चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। कचरे के अलावा भी कुछ सोच लिया कर। जिंदगी भर कचरा गाड़ी चलाएगा क्या? डमरू को कार्तिक की बात समझ नहीं आई। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अरे भाई तो मैं कौन सा तेरी तरह पढ़ा लिखा हूँ? मुझे कौन नौकरी देगा? मैं इसके सिवा और क्या ही काम कर सकता हूँ? कार्तिक ने डमरू से कहा, तू अब से रियल एस्टेट का बिजनेस चलाएगा। डमरू को जैसे शौक लगा। इतना ही शौक वहां बैठे उन लोगों को भी लगा, जो कार्तिक के साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। डमरू ने उधर से कहा, क्या बोले जा रहा है यार? मेरे को रियल एस्टेट की ABCD भी नहीं पता। मैं क्या खा के काम करूंगा? कार्तिक ने डमरू को कहा, तो तुझे क्या लगता है जो रियल एस्टेट का इतना बड़ा धंधा चला रहे हैं वह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं? आधे तो अंगूठा टेक हैं। थोड़े बहुत मुश्किल से 12वीं पास होंगे। धंधा करने के लिए धंधे की समझ और जिगर चाहिए होता है। वो तेरे पास बहुत है। तू लौट के आ, मैं तेरे लिए सारा अरेंजमेंट करता हूँ। ये मेहरा का रियल एस्टेट तो तू ही संभालेगा। डमरू इस बात पर और भी ज्यादा सदमे में आ गया कि कार्तिक मेहरा का बिजनेस टेक ओवर करके उसको देने वाला है। उसने घबराते हुए कहा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। कार्तिक की बात करने की टोन एकदम से बदल गई। इस बार उसने बहुत सख्त लहजे में कहा, डमरू मैं पूछ नहीं रहा तुझसे। मैं तुझे बता रहा हूं कि आने के बाद इस मेहरा का सारा पूरा बिजनेस तूने ही संभालना है। कार्तिक ने उसे जिस तरह डांटते हुए कहा, टेबल पर नाश्ता करते हुए सारे बच्चे भी सहम गए। जूही को भी हैरानी हुई। उसने कार्तिक को इतना गुस्से में बोलते हुए कभी नहीं देखा था। उन सब के चेहरे देखकर कार्तिक को रियलाइज हुआ कि वह गलती कर रहा है।
कार्तिक ने खुद को काम डाउन करते हुए इस बार बहुत प्यार से डमरू को कहा, यार जब मैं हूं तो तू किस बात की चिंता करता है। ऐसे थोड़ी तेरे ऊपर सब कुछ डालकर चला जाऊंगा। शुरुआती दिनों में मैं तेरे साथ ही रहूंगा। मिलकर चलाएंगे। फिर एक बार जब तू सारा काम समझ जाएगा उसके बाद अकेले संभालना। मुझे तो दिल्ली वाले काम भी संभालने हैं। इसलिए मुझे तो वापस जाना ही होगा। डमरू ने इस बार कार्तिक की बात नहीं काटी। कार्तिक ने उसे फोन रखते हुए कहा, अपना और पापा का ध्यान रखना। और जल्दी लौट कर आना। उधर मेहरा एंड सन्स का ऑफिस पूरी तरह से तहस नहस था। रात भर वहां पर बहुत तोड़फोड़ की गई। पुलिस नहीं आती तो शायद भीड़ इस पूरी बिल्डिंग को ही जला देती। भगवान दास के एम्प्लॉइज वहां की साफ सफाई करवाते हुए आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, यार यह आदमी उन बस्ती वालों के 20 लाख के मकान 5 लाख में खा गया। ये सब तो होना ही था। फिर उसने सफाई करने वाले को देखकर कहा, भाई ये सब साफ करके क्या फायदा। क्या पता वो लोग अभी फिर से लौट कर आ जाएं। और फिर वही तोड़फोड़ मचा दें। ये सब अब आसानी से शांत नहीं होने वाला। दूसरे एम्प्लॉय ने बोला, हाँ तो गुंडागर्दी तो बॉस ने ही मचा रखी थी। भुगत हम सब रहे हैं। इनकी कंपनी में काम करने की वजह से जान के लाले पड़ गए हैं। तीसरा बोला, अरे चुप करो यार। पहले ही बॉस बहुत गुस्से में है। किसी ने शिकायत कर दी तो सबसे पहले गाज हम पर ही गिरेगी। अभी 3 महीने की सैलरी बाकी है। पता चला बिना कुछ दिए ही हमें काम से निकाल दिया। मैंने तो साथ साथ दूसरी जॉब देखनी शुरू भी कर दी है। पर कम से कम यहाँ जो सैलरी ड्यू है वह तो मिल जाए। वो सब एम्प्लॉइज आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में ही बाहर बहुत तेज शोर होने लगा। सब लोग डर गए। उन लोगों को लगा कि बस्ती वाले वापस आ गए हैं। उन सब ने खिड़कियों से बाहर झांका। पर इस बार बाहर बस्ती वाले नहीं थे। इस बार बाहर जो लोग थे उनको देखकर तो सारे एम्प्लॉइज के होश ही उड़ गए। भगवान दास मेहरा के एम्प्लॉइज आपस में बात कर रहे थे। तभी उनकी बिल्डिंग के बाहर तेज शोर होने लगा। उन्हें लगा बस्ती वाले फिर से आए हैं। पर खिड़की के बाहर देखा तो लाला भाई की पूरी फौज खड़ी थी। दरअसल हॉस्पिटल में भगवान दास ने जिस तरह से उनके इलाज का खर्चा उठाने से मना कर दिया था, उससे वो लोग बहुत भड़के हुए थे। अब जैसे ही वो लोग थोड़ा खड़े होने लायक हुए, वो सब लोग लाला भाई के परिवार के साथ अपना हक मांगने भगवान दास के ऑफिस आए थे। उन सब के हाथों में हथियार थे। उनके चेहरे देखकर पता चल रहा था कि वह सब लोग बहुत गुस्से में हैं। उन्हें देखकर ऑफिस में बैठे लोग और ज्यादा डर गए। उनको ये खबर मिल गई थी कि भगवान दास ने लाला भाई की मौत से किस तरह से हाथ झाड़ लिए हैं। और इन लोगों की भी मदद करने से मना कर दिया है। वहां सफाई करने वाला आदमी बोला, अरे यार, एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। अंदर बैठे भगवान दास को भी बाहर का शोर सुनाई देने लग गया था। उन्होंने भी देख लिया था कि लाला भाई के परिवार वाले और चमचे बाहर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने फिर से एक बार अपने मैनेजर को बुलाया और पूछा। एक के बाद एक परेशानी आए जा रही है। अब ये लोग क्या चाहते हैं? मैनेजर ने भगवान दास को कहा, सर लाला भाई हमारे लिए काम करता था। उसकी मौत हमारे लिए काम करते हुए हुई। हमने उसकी फैमिली को कोई कंपनसेशन नहीं दिया। ये सारे लोग भी हमारे लिए ही लड़ने वहां गए थे। आपने इनके मेडिकल एक्सपेंस तक देने से मना कर दिया। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया है। बोल रहे हैं कि। कहते कहते वह चुप हो गया। भगवान दास ने झल्ला कर पूछा, बात पूरी करो, क्या बोल रहे हैं? मैनेजर ने जवाब दिया, सर ये लोग आपको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब आपके भी हाथ पैर तोड़कर जाएंगे। इन लोगों में से कितने ऐसे हैं जो शायद साल भर तक किसी काम लायक नहीं रहे हैं। उस लड़के के बॉडीगार्ड्स ने इन लोगों की बहुत बुरी हालत की है। अब आपने भी हाथ पीछे खींच लिया, तो ये लोग अपना गुस्सा आप पर निकालने आए हैं। भगवान दास गुस्से में अपनी कुर्सी से उठते हुए बोले, तो ये गीदड़ों का झुंड शेर को धमकाने आया है। इनको अंदाजा भी नहीं है कि मैं इनकी क्या दुर्गति कर सकता हूं। पर वो जितनी तेजी से कुर्सी से उठे उतनी ही तेजी से धम से कुर्सी पर वापस गिर गए। उनको बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। हिना ने उनका भी पूरा जबड़ा तोड़ दिया था। ट्रीटमेंट और दवाइयों के बाद भी वो अभी ठीक हालत में नहीं थे। ऊपर से लगातार इतनी टेंशन बढ़ रही थी। उनकी बॉडी भी गिव अप कर रही थी। मैनेजर ने उनकी हालत देखी और अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। भगवान दास ने जो लाला भाई के साथ किया और बाकी लोगों को भी कोई कंपनसेशन नहीं दिया।
अब उनके सारे एम्प्लॉइज उनके लिए उनके अगेंस्ट हो चुके थे। कोई उनके फेवर में नहीं था। सबके दिमाग में यही बात थी कि यह आदमी भरोसे के लायक नहीं है। लाला भाई ने 10 साल से भी ज्यादा इनके लिए काम किया और इन्होंने एक पल में उसकी मौत से अपना हाथ झाड़ लिया। कल को इसके लिए काम करते हुए हमें कुछ हो गया तब ये हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। उन्हें कुर्सी पर वापस गिरता देखकर भी मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने भगवान दास से कहा, सर मुझे आप ये बताएं आगे क्या करना है। वह लोग ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गार्ड्स उन्हें बहुत देर रोक नहीं पाएंगे। फिर वही तोड़फोड़ होगी। जितने गुस्से में वो लोग दिख रहे हैं, अगर हमने ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो हो सकता है हमको जान बचानी भी मुश्किल हो जाए। भगवान दास मेहरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था कि वह चुपचाप उन लोगों के मेडिकल एक्सपेंस दे दे, वरना इस वक्त सिचुएशन और बिगड़ सकती थी। योजक चिन्ह। कुछ घंटे पहले तक वह सब लोग हॉस्पिटल में थे। तब वहां का नजारा कुछ और था। हॉस्पिटल में जब उन लोगों का इलाज चल रहा था तब एंथनी और हिना उनसे मिलने आए थे। एंथनी और हिना जब उनके वार्ड में पहुंचे तो उन लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। लाला भाई के बाद जो उन सब का बॉस बना बैठा था, उसका नाम मफी था। मफी ने हिना को देखते ही कहा, मैडम प्लीज हमें बख्श दीजिए। हमने तो ये सब अपने बॉस के लिए किया था। अब तो वही नहीं रहे। ऊपर से वह भगवान दास भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम लोग पहले ही मुसीबत के मारे हैं। हम सब के हाथ पैर तो आप पहले ही तोड़ चुके हो। अब हमसे और क्या दुश्मनी निकालने आए हो। हमने ये सब उस सुअर भगवान दास के कहने पर किया और उसने हमें ही धोखा दे दिया है। हमारा इलाज का पैसा तक नहीं दे रहा। हमें मारकर आपको क्या मिलेगा। हिना ने उसे कहा, इतनी बकबक करने की बजाय शांति से मेरी बात सुनो। हम लोग तुम्हें यहाँ मारने नहीं आए, बल्कि तुम लोगों की मदद करने आए हैं। वो सारे लोग चौंक गए। मफी ने हिना से पूछा, हमारी मदद करने आए हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप हमारी मदद क्यों करेंगी? हिना ने उसे कहा, क्योंकि हमारे बॉस बहुत दयालु है। वो तुम्हारे भगवान दास मेहरा की तरह नहीं है। उनको भी तुम्हारी यह हालत करके कोई अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें दुख है कि तुम्हारे लाला भाई इस तरह हमारे घर के बाहर मारे गए। हमने उनका मर्डर नहीं करवाया। उनके ही किसी पुराने दुश्मन का काम है। पर अब हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मफी ने हैरानी से पूछा, कैसा ऑफर? हिना ने कहा, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। हिना की बात पर वह सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मफी ने कहा, हमारी हालत देखिए, हम आपके क्या किसी के भी काम करने लायक नहीं रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हिना ने लापरवाही से हाथ हवा में उठाते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि ये हॉस्पिटल बेकार है। हम तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देंगे। 3-4 महीने में तुम सब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम बस ये बताओ फ्यूचर में हमारे बॉस कार्तिक मित्तल के लिए काम करोगे कि नहीं? मफी ने कहा, वो हमारे मेडिकल बिल चुका रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने को तैयार है। उनके लिए काम करने का मौका मिलना तो हमारी खुशकिस्मती होगी। उस भगवान दास के लिए काम करने के बाद तो बहुत पछतावा हो रहा है। मफी की बात पर हिना ने मुस्कुराकर उसे थम्सअप किया। योजक चिन्ह। उधर जॉनी पापा के घर में बच्चे खुशी खुशी चहक रहे थे। कार्तिक ने एक एक करके सबको स्कूल भी ड्रॉप कर दिया था। अब वो बैठा आगे की प्लानिंग सोच रहा था। कार्तिक ने डमरू को फोन किया और सीधा पूछा, तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना? डमरू ने चौंक कर कहा, हाँ है तो क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। डमरू को कार्तिक से घबराहट हो रही थी। कार्तिक ने सुबह सुबह एक रियल एस्टेट कंपनी संभालने का बम उसके सिर पर फोड़ा था। अब और पता नहीं कार्तिक उससे और क्या करवाना चाह रहा है। ये सोचकर उसको भी पसीने आ रहे थे। पर कार्तिक के डमरू के लिए प्लान्स बहुत हाई थे। कार्तिक जानता था कि बिहार में सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी मेहरा की है। कार्तिक ने जानबूझकर भगवान दास को इस तरीके से फंसाया था कि सब कुछ उसके हाथ से निकल जाए। अभी तो कार्तिक ने ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों को इन्फॉर्म नहीं किया था। कार्तिक जानता था इसके बाद तो मेहरा एंड सन्स कंपनी बच ही नहीं पाएगी। कार्तिक खुद बहुत समय तक यहाँ नहीं रह सकता था। उसको दिल्ली के बिजनेस संभालने लौटना ही था। यूं तो कार्तिक